मुझे होली वन की 12 सील्स मिल गईं, लेकिन यह कमबख्त सिस्टम मुझे उनमें से सिर्फ एक ही इस्तेमाल करने देता है। बाकी सब रेपुटेशन पॉइंट्स के पीछे लॉक हैं। मैं थोड़ा सोचता हूं और हॉर्स सील चुन लेता हूं। मेरी पहली योजना थी कि इसकी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके आधुनिक दुनिया में एक मशहूर डॉक्टर बन जाऊं। शहर का चमत्कारी हीलर बनना सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही यह गलत लगने लगता है। आधुनिक दुनिया में खुलेआम अलौकिक ताकतें दिखाना मतलब खुद मौत को बुलावा देना है। अच्छी बात यह है कि सिस्टम मुझे एक मौका दे देता है। वह सीधे एंशियंट रियलम में जाने वाला एक गेट खोल देता है। तभी मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। मैं आधुनिक दुनिया में बंधा हुआ क्यों रहूं? मैं प्राचीन युग में जाऊंगा, एक स्वर्गीय अमर का रोल निभाऊंगा और अपनी दिव्य ताकतों से ढेर सारे आरपी कमाऊंगा। अब यह हुई ना बात। मैं बिना एक पल सोचे गेट के अंदर कदम रख देता हूं। जब दोबारा आंखें खोलता हूं तो खुद को एनशियंट रियलम के गहरे पहाड़ों में खड़ा पाता हूं। मैं अपनी बिनोक्यूलर्स निकालता हूं और आसपास देखने लगता हूं। पास में एक गांव दिखाई देता है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं किसी बेवकूफ की तरह सीधे नीचे नहीं जाने वाला। अगर मैं एक अमर हूं तो मुझे उसी तरह पेश आना होगा। आम लोगों को खुद मेरे पास आना चाहिए। यही चीज मुझे सबसे अलग बनाती है। मैं पहले से तैयार करके लाए हुए ड्राई आइस कैनिस्टर्स खोल देता हूं। घना और रहस्यमयी कोहरा पहाड़ों की चोटियों पर फैलने लगता है। फिर मैं हाई पावर्ड स्पॉटलाइट का स्विच दबाता हूं और पहाड़ की चोटी से एक चमकदार सफेद रोशनी सीधी आसमान में जा पहुंचती है, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ नीचे ब्लेडफॉल विलेज में गांव का मुखिया ऑल्ड्रिच बेहद दुखी दिखाई दे रहा है। कभी यह एक शांत और खुशहाल गांव था, लेकिन 10 दिन पहले अचानक प्लेग फैल गई और सब कुछ बदल गया। ऑल्ड्रिच, आप गांव के सबसे समझदार आदमी हैं। कृपया कुछ कीजिए। मेरी बेटी लिली को बचा लीजिए। हंटर ब्राम घुटनों के बल गिर जाता है, रोते हुए और कांपते हुए गुहार लगाता है। उसके पास पड़ी लिली की त्वचा बैंगनी पड़ चुकी है। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ है और वह किसी तरह अपनी जान बचाए हुए है। ऑल्ड्रिच भारी आवाज में कहता है, इस प्लेग का कोई इलाज नहीं है। जब तक कोई सच्चा अमर यहां नहीं आता, कोई उम्मीद नहीं है। तभी दूर पहाड़ की तरफ से एक तेज रोशनी आसमान को चीर देती है और वहां मौजूद हर इंसान जड़ हो जाता है। ऑल्ड्रिच, वो वो तो कोई दिव्य संकेत है। ऑल्ड्रिच ऊपर देखता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सचमुच कोई अमर आ गया है। चलो चलकर देखते हैं। यहां तक कि बीमार गांव वाले भी एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं और पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी चलो, उस अमर से हमारी जान बचाने की गुहार लगानी होगी। तभी ऑल्ड्रिच उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको, वह छोटी यहां से कम 4 या 5 मील दूर है। तुम्हारी हालत में तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? और रात के समय इन पहाड़ों में जंगली जानवर घूमते रहते हैं। यह बहुत खतरनाक है। सुबह होने तक इंतजार करो। गांव वाले रुक जाते हैं, लेकिन ब्राम तुरंत खड़ा हो जाता है। ऑल्ड्रिच, सुबह होने तक वह अमर जा चुका होगा। लिली और बाकी लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते। मैं एक शिकारी हूं। मुझे इन पहाड़ी रास्तों की पूरी जानकारी है। मैं पहले जाऊंगा और ऊपर पहुंचने का रास्ता ढूंढूंगा। मैं उस अमर को लेकर वापस आऊंगा और इस गांव को बचाऊंगा। ऑल्ड्रिच बहुत परेशान है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह मजबूरी में सिर हिलाता है। सावधान रहना, ब्राम जवाब देता है। चिंता मत कीजिए, मैं सबको निराश नहीं करूंगा। वह अपनी चॉपर उठाता है, मशाल जलाता है और पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर मैं अपनी बाइनोकुलर्स से नीचे हो रही हर हरकत पर नजर रख रहा हूं। मेरे चेहरे की मुस्कान रुक ही नहीं रही। मछली कांटे में फंस चुकी है। मैं एक समतल जगह ढूंढता हूं और वहां एक रहस्यमयी अमर जैसा पोज बनाकर खड़ा हो जाता हूं। दूसरी तरफ ब्राम हाथ में मशाल लिए हाँफता हुआ पहाड़ के नीचे तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक रात की खामोशी को चीरती हुई एक तेज और डरावनी हुआ हुआ सुनाई देती है। 1 दर्जन से ज्यादा भेड़िए पेड़ों के बीच से निकल आते हैं। मैं ऊपर इंतजार करता रहता हूं, लेकिन काफी देर तक कोई भी पहाड़ पर नहीं आता। मेरे मन में बेचैनी होने लगती है। क्या कुछ गड़बड़ हो गया? मैं तुरंत अपना ड्रोन निकालता हूं और उसे ढलान की तरफ उड़ा देता हूं। ड्रोन की फुटेज देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। प्रैम पहाड़ के बीच रास्ते में गिर चुका है। चारों तरफ से भेड़िए उसे घेरे हुए हैं। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह अपनी चॉपर को कसकर पकड़े हुए है और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वह पूरी तरह टूट चुका है। यह बहुत बुरा हुआ।
अगर यह आदमी यहीं मर गया तो मेरी पूरी योजना खत्म हो जाएगी। उसकी मशाल पहले ही बुझ चुकी है। उसके शरीर पर पंजों के घाव हैं और सामने भेड़िए धीरे धीरे उसके करीब आ रहे हैं। प्राम के दिल में सिर्फ पछतावा है। लिली, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मैं अमर को नहीं ला सका। जैसे ही वह आखिरी लड़ाई लड़ने की तैयारी करता है, अचानक एक जोरदार धमाका रात की खामोशी को चीर देता है। भेड़ियों के नेता का सिर वहीं फट जाता है और पूरा झुंड डर के मारे पीछे हट जाता है। यह क्या था? दिव्य ताकत? अगले ही पल सफेद चोगा पहने एक शख्स कोहरे में से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक अजीब लोहे का भाला है। नीच जानवरों, मेरी जगह पर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? भेड़िए डर तो जाते हैं लेकिन पूरी तरह भागते नहीं। वे अभी भी मुझे परख रहे हैं। मैं बिना रुके दोबारा भाला उठाता हूं। फिर एक और धमाका होता है। लाल चमक हवा में लहराती है और एक और भेड़िया वहीं ढेर हो जाता है। इस बार पूरा झुंड टूट जाता है और अंधेरे जंगल में भाग खड़ा होता है। ब्राम ये सब देखकर पूरी तरह यकीन कर लेता है और घुटनों के बल गिर पड़ता है। होली वन, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं होते कि बीमारी फिर से उस पर हमला कर देती है और वह वहीं गिर जाता है। मैं शांत आवाज में कहता हूं, कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूं। मैं अपना हाथ उठाता हूं। मेरी आंखों में हॉर्स सील की धुंधली छवि चमकती है और मेरी उंगलियों से बैंगनी रोशनी निकलकर उसके शरीर में समा जाती है। ब्रैम महसूस करता है कि गर्माहट की एक लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई है। उसके सारे घाव भर जाते हैं और प्लेग का हर निशान गायब हो जाता है। वह बार बार अपना सिर जमीन पर टेकता है। होली वन, आपकी ताकत इस दुनिया से परे है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अंदर से मैं बेहद खुश हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। मैं ठंडी आवाज में पूछता हूं, आधी रात को इस पहाड़ पर आने की वजह क्या है? ब्रैम तुरंत जवाब देता है, होली वन, हम नीचे ब्लेड फॉल विलेज के गांव वाले हैं। प्लेग ने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया है। अनगिनत लोग मर चुके हैं। कृपया हम पर दया कीजिए और हमारे गांव को बचा लीजिए। मैं हल्का सा भौहें चढ़ाता हूं और ऐसा दिखाता हूं जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर और आम लोग अलग दुनिया के होते हैं। लोगों के मामलों में दखल देना मेरा काम नहीं है। ब्राम फिर गुहार लगाता है, होली वन, वे सभी बेगुनाह लोग हैं। कृपया उन्हें बचा लीजिए। मैं तय करता हूं कि अब काफी हो चुका है। मैं अपने चोगे के अंदर हाथ डालता हूं और एक चांदी जैसी सफेद गोली निकालता हूं। यह प्लेग क्योर पिल है जिसे मैंने अपनी शक्ति से बनाया है। इसे पानी में घोल देना और गांव के हर इंसान को वह पानी पिला देना। इससे प्लेग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ब्राम तुरंत सिर झुकाकर कहता है, होली वन, मैं आपकी हर बात पूरी तरह मानूंगा। जैसे ही वह वापस नीचे जाने के लिए मुड़ता है, मैं उसे आवाज देता हूं, रुको। ब्रैम तुरंत पलटकर पूछता है, होली वन, क्या आपका कोई और आदेश है? तभी मुझे याद आता है, अरे हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। अमर बनने के चक्कर में मैं इस दुनिया के बारे में जानकारी जुटाना ही भूल गया था। मैं अपनी आवाज शांत और रहस्यमयी रखता हूं। मैं कई सालों से एकांत में साधना कर रहा था और दुनिया के मामलों से दूर था। अभी कौन सा युग चल रहा है और इस धरती पर किस राजघराने का शासन है? ब्राम झट से सिर झुकाकर कहता है, होली वन, मैं तो पहाड़ों में रहने वाला एक साधारण शिकारी हूं। मुझे राज दरबार की ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना जानता हूं कि इस राज्य पर जियाओ परिवार का शासन है। जियाओ परिवार का नाम सुनकर मुझे अंदाजा हो जाता है कि मैं लगभग किस समय में आ पहुंचा हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। मैं शांत स्वर में कहता हूं, कोई बात नहीं, मैंने बस यूं ही पूछ लिया था। प्राम जल्दी से जोड़ता है, होली वन, हमारे गांव के मुखिया ऑल्ड्रिच बहुत पढ़े लिखे हैं और दुनिया के बारे में काफी जानते हैं। मैं वापस जाकर उन्हें आपके दर्शन के लिए भेज दूंगा। और होली वन, जब मैं लौटूंगा तो आपके सम्मान में एक पत्थर की शिला बनवाऊंगा और दिन रात आपकी पूजा करके अपना आभार जताऊंगा कि आपने मेरी जान बचाई। फिर वह झिझकते हुए पूछता है, होली वन, आपका नाम क्या है? उसके सवाल पर मैं कुछ पल सोचने लगता हूं। अगर मुझे इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो ऐसा नाम चाहिए जिसे सुनते ही लोग सम्मान करें। 12 सील्स की ताकत 8 डीमन लॉर्ड्स में से एक होली लॉर्ड से आती है, तो फिर मैं वही नाम क्यों ना अपना लूं? यह विचार आते ही मुझे सही लगने लगता है। मैं उसकी तरफ देखते हुए कहता हूं, मैं केले हूं, होली लॉर्ड। फिर हाथ हिलाकर कहता हूं, अब जाओ, समय बर्बाद मत करो।
ब्राम तुरंत खड़ा होता है और दोनों हाथों से एलिक्सिर को संभालते हुए पहाड़ से नीचे भाग जाता है। मैं उसे अंधेरे में गायब होते देखता हूं और मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ प्लेटफॉल विलेज में गांव वाले बेचैनी से पहाड़ की तरफ देख रहे हैं। तभी दूर से तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई देती है और ब्राम अंधेरे से बाहर निकलकर सामने आ जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, मैं उस अमर से मिल आया हूं। ये वही दवा है जो उन्होंने हमें दी है। इसे पानी में घोलकर पी लो, इससे प्लेग खत्म हो जाएगी। ऑल्ड्रिच आगे बढ़कर पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह सचमुच कोई अमर था? कहीं कोई पहाड़ी आत्मा तो नहीं? ब्राम तुरंत जवाब देता है, ऑल्ड्रिच, उस अमर ने बस एक इशारे में पूरे भेड़ियों के झुंड को खत्म कर दिया और मेरे घावों के साथ साथ मेरी बीमारी भी उसी वक्त ठीक कर दी। मैं कसम खाकर कहता हूं, यह सच है। ये कहते हुए वह अपनी कमीज खोल देता है। उसके शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं बचा था। ऑल्ड्रिच ध्यान से उसे देखता है और उसके मन का आखिरी शक भी खत्म हो जाता है। अगर सच में कोई अमर आया है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। वह एक बड़ा पानी का बर्तन मंगवाता है और प्लेग क्यूर पिल उसमें डाल देता है। सब लोग लाइन लगाओ, हर इंसान को सिर्फ एक कटोरा मिलेगा, जरूरत से ज्यादा कोई नहीं लेगा। जैसे ही लोग वह पानी पीते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनका शरीर हल्का हो गया हो। उनकी सारी तकलीफें पल भर में गायब होने लगती हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ब्लेड फॉल विलेज का हर बीमार इंसान पूरी तरह ठीक हो जाता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यह तो सचमुच चमत्कार है, कोई चिल्लाता है। तभी एक और आदमी पूछता है, ब्रैम, उस अमर का नाम क्या है? हमें पता होना चाहिए ताकि हम उनका धन्यवाद कर सकें और उन्हें भेंट चढ़ा सकें। ब्राम गर्व से कहता है, वह खुद को होली लॉर्ड कहते हैं। उनका नाम केल है और उन्होंने गांव के मुखिया को अपने पास बुलाया है। ऑल्ड्रिच तुरंत कहता है, अगर अमर ने मुझे बुलाया है तो मैं खुद जाऊंगा। अगली सुबह जल्दी ही आ जाती है। मैं उठते ही आदत के मुताबिक सिस्टम पैनल खोलता हूं, लेकिन वहां दिख रही संख्या देखकर मैं ठिठक जाता हूं। प्लेयर काले हैज अनलॉक्ड हैड हॉर्स सील, प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट सील, 100%। मैं हैरान रह जाता हूं। यह कैसे हो सकता है? ब्लेडफॉल विलेज तो बहुत छोटा है। इतने कम लोगों से आरपी इतनी जल्दी भरना नामुमकिन होना चाहिए। मैं मन ही मन सिस्टम से पूछता हूं, आखिर चल क्या रहा है? सिस्टम जवाब देता है, रेपुटेशन पॉइंट्स तय नहीं होते। उन्हें लोगों के विश्वास की गहराई, उनके आभार की ताकत और आपके प्रभाव के आधार पर गिना जाता है। अब मुझे समझ आ जाता है कि आरपी इतनी तेजी से क्यों बढ़े। ब्लेडफॉल विलेज के लोग प्लेग की वजह से पूरी निराशा में डूब चुके थे और फिर मेरी दवा और ताकत ने उन्हें बचा लिया। जाहिर है कि अब उनका विश्वास और श्रद्धा मेरे लिए बहुत गहरी हो चुकी थी। मैं मुस्कुराता हूं, तो अब मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो मेरे अमर वाले रूप को और ज्यादा प्रभावशाली बना दे। मैं अपनी इच्छा सिस्टम पर केंद्रित करता हूं। तभी अगली सील की शक्ति मेरे अंदर जाग जाती है। अचानक एक बड़ी चट्टान मेरी तरफ उड़ती हुई आती है और मेरे शरीर में नई ताकत भर जाती है। मैं गहरी सांस लेता हूं और अपनी शक्ति को महसूस करता हूं। धीरे धीरे मेरे पैर जमीन से ऊपर उठने लगते हैं और कुछ ही पलों में मैं हवा में तैर रहा होता हूं। तो हवा में उड़ना ऐसा लगता है, मेरा दिल खुशी से भर जाता है, जैसे किसी पंछी को पहली बार पंख मिले हों। मैं पहाड़ों की चोटियों के बीच आजादी से उड़ता रहता हूं जब तक कि थक नहीं जाता। वापस उतरने के बाद मैं रूस्टर सील की बाकी ताकतें आजमाने का फैसला करता हूं। मैं लगभग 6 मील दूर एक पहाड़ी पर रखी बड़ी चट्टान को देखता हूं। देखते हैं, क्या मैं इसे यहां से हिला सकता हूं? मैं अपना ध्यान उस पर केंद्रित करता हूं और कुछ ही पलों में वह विशाल चट्टान जमीन से ऊपर उठ जाती है और हवा में स्थिर हो जाती है। मैं हैरान रह जाता हूं। रूस्टर सील की पहुंच मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसके बाद मैं इसकी गति जांचता हूं। मैं अपनी शक्ति से चट्टान को अपनी तरफ खींचता हूं। वह धीरे धीरे बढ़ती है, लगभग उतनी ही तेजी से जितनी कोई धीमी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलती है। अब मुझे समझ आता है, रूस्टर सील की सबसे बड़ी ताकत इसकी दूरी और सटीकता है, जबकि इसकी कमजोरी इसकी गति है। लेकिन फिर भी ऐसी दुनिया में जहां किसी के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, यह ताकत पूरी तरह दबदबा बनाने के लिए काफी है। तभी नीचे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैं देखता हूं कि ब्राम एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा है। वह जरूर गांव का मुखिया ऑल्ड्रिच होगा।
मैं तुरंत हवा में उठ जाता हूं और उनके पहुंचने से पहले ही हवा में तैरने लगता हूं। जब ब्राम और ऑल्ड्रिच चोटी पर पहुंचते हैं तो दोनों की आंखें फैल जाती हैं। अब उनके मन में जरा भी शक नहीं बचता कि मैं सचमुच कोई अमर हूं। ब्राम तुरंत झुककर कहता है, लॉर्ड केल, मैं ब्राम हूं और मैं गांव के मुखिया ऑल्ड्रिच को आपके दर्शन के लिए लेकर आया हूं। मैं हाथ हिलाकर कहता हूं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। फिर मैं ऑल्ड्रिच को देखते हुए पूछता हूं, अभी कौन सा युग चल रहा है और यह इलाका किस राज्य में आता है? ऑल्ड्रिच सम्मान से जवाब देता है, होली वन, अभी तियनशंग सोंग डायनेस्टी का तीसरा वर्ष चल रहा है। हम नदी के दक्षिण में स्थित पिंगजांग प्रिफेक्चर में हैं। यह सुनकर मैं समझ जाता हूं कि मैं नॉर्दर्न सोंग डायनेस्टी के सुनहरे दौर में आ पहुंचा हूं। एम्परर रेनजोंग सिंहासन पर था और पूरा राज्य शांति में था। मैं धीरे से पूछता हूं, जब मैं आखिरी बार लोगों के बीच आया था तब हान डायनेस्टी का समय था। तब से अब तक कितना समय बीत चुका है? ऑल्ड्रिक यह सुनकर दंग रह जाता है और जल्दी से जवाब देता है, हान डायनेस्टी खत्म हुए 1000 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि आपने आंखें बंद की और जब खोली तो 1000 साल बीत चुके थे। फिर वह झुककर पूछता है, होली वन, क्या आप किसी खास मकसद से वापस हमारी दुनिया में आए हैं? मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूं, मैं तो बस स्वर्ग की इच्छा के साथ बहता हूं और जहां मन करता है वहां चला जाता हूं। प्राम तुरंत उत्साह से आगे बढ़ता है, लॉर्ड काल, अगर आपके पास कोई जरूरी काम नहीं है तो कृपया हमारे गांव जरूर आइए। आपने कल हमारे पूरे गांव को बचाया था। हम सब जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। कृपया ब्लेडफॉल विलेज में पधारकर हमें सम्मान दीजिए और हमें आपका धन्यवाद करने का मौका दीजिए। मैं पहले मना करने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आती है। अब मैं प्राचीन दुनिया में हूं, यहां मुझे खुद को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना नीचे जाकर इस दुनिया को थोड़ा करीब से देखा जाए और साथ ही अपना नाम भी फैलाया जाए। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूं, ठीक है, जब तुम लोग इतनी सच्चाई से बुला रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अपनी उंगलियां हल्के से हिलाता हूं और रूस्टर सील की शक्ति तुरंत सक्रिय हो जाती है। अगले ही पल ब्रैम और ऑल्ड्रिच को महसूस होता है कि उनका शरीर अचानक हल्का हो गया है और दोनों जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। क्या क्या हो रहा है? ब्रैम घबराकर चिल्लाता है, होली वन, हम उड़ रहे हैं। मैं शांत स्वर में कहता हूं, घबराओ मत, मैं बस अपनी शक्ति से तुम्हें नीचे ले जा रहा हूं ताकि तुम्हें पहाड़ से उतरने की लंबी यात्रा न करनी पड़े। लगभग 10 मिनट बाद हम ब्लेडफॉल विलेज पहुंच जाते हैं। गांव वाले ऊपर आसमान की तरफ देखकर हैरान रह जाते हैं। देखो, आसमान में 3 बड़े पक्षी उड़ रहे हैं, कोई चिल्लाता है। दूसरा ध्यान से देखकर कहता है, अरे वो तो ब्राम और गांव के मुखिया हैं, क्या वे सच में उड़ रहे हैं? अगले ही पल पूरे गांव के लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं और एक साथ पुकारते हैं, धन्यवाद लॉर्ड केल, आपने हमारी जान बचाई। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, सब लोग खड़े हो जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑल्ड्रिच खड़ा होकर ऊंची आवाज में घोषणा करता है, आज ब्लेडफॉल विलेज के लिए बहुत खुशी का दिन है। हर घर अपना सबसे अच्छा खाना लेकर आए। आज हम होली वन के सम्मान में दावत करेंगे। यह सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और अपने अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर में गांव के प्रवेश द्वार पर लंबी लंबी मेजें सज जाती हैं। उन पर गांव की बनी शराब, धुएं में पकाया गया मांस और ताजी सब्जियां रखी होती हैं। खाना खाकर और पेट भरकर मैं वापस पहाड़ पर जाने के लिए उठता हूं, लेकिन तभी ऑल्ड्रिच मुझे रोक लेता है। होली वन, कृपया एक पल रुकिए, हमने आपस में बात की है। पूरा गांव मिलकर आपके लिए लकड़ी इकट्ठी करेगा और यहीं आपके रहने के लिए एक बड़ा घर बनाएगा। कृपया हमारे साथ रहिए। मैं थोड़ा हैरान होकर पूछता हूं, तुम लोग मुझे यहां रोकने पर इतने जोर क्यों दे रहे हो? ऑल्ड्रिच गंभीर होकर जवाब देता है, होली वन, भले ही यह शांति का समय है, लेकिन पिंगजांग प्रिफेक्चर की सीमाएं जहरीली बीमारी से भरी हुई है। प्लेग हर तरफ फैल रही है। आसपास के 7-8 गांव पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे गुहार लगाते हैं कि आप यहीं रहकर हमारी रक्षा करें। मुझे इस गांव के सीधे साधे लोग पसंद आते हैं, लेकिन अगर मैं हमेशा इनके बीच रहूंगा तो मेरे अमर होने का रहस्य और प्रभाव दोनों खत्म हो जाएंगे। मैं मुस्कुराकर कहता हूं, जो लोग अमर बनने के रास्ते पर चलते हैं उन्हें प्रकृति के बीच रहना चाहिए। मैं गांव में नहीं रह सकता, लेकिन एज्योर ड्रैगन माउंटेन पर अपना निवास बनाऊंगा। अगर कभी कोई जरूरी बात हो
तो वहां आकर मुझे ढूंढ लेना। ऑल्ड्रिच और ब्राम दोनों खुशी से सिर हिलाते हैं। तभी ऑल्ड्रिच पूछता है, होली वन, क्या वह दवा बहुत दुर्लभ थी? मैं जवाब देता हूं, हाँ, ऐसी दवाएं बनाने के लिए बहुत कीमती आध्यात्मिक चीजों की जरूरत होती है और फिलहाल मेरे पास वैसी कोई सामग्री नहीं है। मैं कुछ पल रुककर आगे कहता हूं, लेकिन दवा ही एकमात्र तरीका नहीं है। मैं अपनी शक्ति से सीधे लोगों का इलाज भी कर सकता हूं। आसपास के गांवों में जितने भी प्लेग से पीड़ित लोग हैं, उन सबको यहां लेकर आओ। मैं कल इसी समय वापस आऊंगा और उनका इलाज करूंगा। इतना कहकर मैं हवा में उठता हूं और मेरी सफेद आकृति एक धुंधली रेखा बनकर एज्योर ड्रैगन माउंटेन की तरफ उड़ जाती है। नीचे गांव वाले एक साथ पुकारते हैं, फिर मिलेंगे लॉर्ड केल। मेरे जाने के बाद गांव वाले इकट्ठा होकर आसपास के गांवों से बीमार लोगों को लाने की योजना बनाने लगते हैं। तभी बूढ़े वॉल्ड ऑल्ड्रिच के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ऑल्ड्रिच, तुम्हारे परिवार वाले ऑल्ड्रिच हॉलो में रहते हैं ना? वहां भी प्लेग फैली हुई है, उन्हें भी यहां ले आओ। तभी एक और बुजुर्ग देखता है कि ऑल्ड्रिच अचानक चुप हो गया है। वह पूछता है, ऑल्ड्रिच, क्या सोच रहे हो? ऑल्ड्रिच गहरी सांस लेकर कहता है, मैं सोच रहा हूं कि लॉर्ड केल ने हमारी जान बचाई है, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके योग्य हो। एक बुजुर्ग सिर हिलाकर कहता है, यह बात तो सही है। एक अमर को दुनियावी चीजों की क्या जरूरत होगी? हमारे पास जो कुछ है उसका उनके लिए कोई मतलब नहीं। ऑल्ड्रिच कुछ देर चुपचाप सोचता रहता है, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मुझे एक उपाय सूझा है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। ऑल्ड्रिच कहता है, हर कोई चाहता है कि उसका नाम दूर दूर तक पहुंचे, यहां तक कि मंदिरों में विराजमान देवताओं को भी लोग सोने के मंदिर और अगरबत्तियां चढ़ाते हैं। भले ही लॉर्ड केल को इन चीजों की परवाह न हो, लेकिन अगर हम उनका नाम हर जगह फैलाए तो उन्हें जरूर अच्छा लगेगा। बाकी सभी बुजुर्ग तुरंत उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। ऑल्ड्रिच होली लॉर्ड की कई तस्वीरें बनवाता है और उन्हें उन लोगों के साथ भेज देता है जो आसपास के गांवों से बीमार लोगों को लाने जा रहे थे। जहां जहां वे जाते हैं वहां लॉर्ड केल का नाम भी फैलने लगता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही प्लेड फॉल विलेज के 4-5 मजबूत आदमी अलग अलग दिशाओं में रवाना हो जाते हैं ताकि आसपास के गांवों से बीमार लोगों को यहां ला सकें। ब्राम अपनी बेटी लिली को साथ लेकर मार्श विलेज की तरफ निकलता है, जहां उसके ससुराल वाले रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे गांव में पहुंचते हैं, दोनों के कदम रुक जाते हैं। पूरा गांव बर्बाद हो चुका था। कई घर जलकर सिर्फ काली दीवारों में बदल चुके थे। लिली घबराकर पूछती है, दादा दादी ठीक तो हैं? तभी एक बुरी तरह घबराया हुआ गांव वाला उनके पास से भागता हुआ निकलता है। ब्रैम उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अरे, यहां क्या हुआ? एल्डर मार्श और उनका परिवार कहाँ है, जो गांव के पूर्वी हिस्से में रहते हैं? वह आदमी ब्रैम को पहचान कर कहता है, तुम उनके दामाद हो ना? प्लेग ने इस गांव को बुरी तरह तबाह कर दिया। गांव वालों ने फैसला किया कि बीमार लोग शापित हैं, इसलिए उन्हें गांव से निकालकर बाहर बने पुराने टूटे हुए मंदिर में भेज दिया गया ताकि वे खुद अपना गुजारा करें। बीमारी फैलने से रोकने के लिए उनके घर भी जला दिए गए। ये सुनते ही ब्राम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह बिना एक शब्द बोले लिली का हाथ पकड़ता है और गांव के बाहर बने उस टूटे हुए मंदिर की तरफ दौड़ पड़ता है। वह दरवाजा धक्का देकर खोलता है और अंदर से सड़ी हुई दवाइयों और फफूंद की तेज बदबू उसके चेहरे से टकराती है। अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोग फर्श पर पड़े थे। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे और वे इतनी बुरी हालत में थे कि हाथ तक नहीं उठा पा रहे थे। ब्रैम जल्दी जल्दी चारों तरफ देखता है और कोने में बैठे एल्डर मार्श और मिसेस मार्श को पहचान लेता है। वह जोर से पुकारता है, पा, और उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। एल्डर मार्श बड़ी मुश्किल से बैठने की कोशिश करते हुए कहते हैं, ब्रैम, तुम यहां क्यों आए? जल्दी चले जाओ, हमें प्लेग है, तुम भी बीमार हो जाओगे। लेकिन तभी उनकी नजर ब्राम के पीछे खड़ी लिली पर पड़ती है। उनका चेहरा बदल जाता है। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो ठीक है, लेकिन लिली को यहां क्यों लाए? उसे लेकर तुरंत चले जाओ। ब्राम उनके कंधे को मजबूती से पकड़कर शांत आवाज में कहता है, पा, चिंता मत कीजिए, लिली बीमार नहीं होगी। ब्लेड फॉल विलेज अब एक अमर की सुरक्षा में है। प्लेग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनते ही पास पड़े कई बीमार लोग भी उनकी बात सुनने लगते हैं। एक अमर? ब्राम, क्या बुखार ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? एल्डर मार्श अविश्वास से उसे देखते हुए कहते हैं।
पास में लेटा एक और बीमार आदमी हंसते हुए बोलता है, एल्डर मार्श, लगता है आपका दामाद सच में पागल हो गया है। अमर की सुरक्षा? इस प्लेग ने इतने लोगों की जान ले ली और यह कह रहा है कि कोई अमर इसे इतनी आसानी से रोक देगा? उनकी बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि अचानक कुछ लोग दरवाजा धक्का देकर अंदर आ जाते हैं। सबसे आगे मार्श विलेज का मुखिया हार्लोन था। वह ब्राम को देखते ही भौहें सिकोड़ लेता है। ब्राम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्लेड फॉल विलेज की बदकिस्मती यहाँ लाने आए हो क्या? ब्राम का चेहरा सख्त हो जाता है। तो यही है मार्श विलेज का तरीका? बीमार लोगों को इस टूटे हुए मंदिर में फेंक दो और मरने के लिए छोड़ दो, उनके घर जला दो और कहो कि बीमारी रोक रहे हो। सुन लो हार्लन, ब्लेड फॉल विलेज में एक अमर उतर चुका है। वहां की प्लेग पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं अपने सास ससुर और यहां मौजूद बाकी बीमार लोगों को ब्लेड फॉल ले जाने आया हूं ताकि उनका इलाज हो सके। हार्लोन की भौहें और सिकुड़ जाती हैं। उसके दिमाग में 2 रात पहले का वह अजीब नजारा घूम जाता है जब उसने दूर पश्चिम की तरफ ब्लेड फॉल विलेज की दिशा में आसमान में जाती सुनहरी रोशनी देखी थी। उस समय उसने सोचा था कि शायद पहाड़ों में आग लगी होगी, लेकिन अब उसके मन में शक पैदा होने लगता है। क्या सच में कोई अमर हो सकता है? फिर भी वह पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि ब्रैम अपनी जेब से एक तस्वीर निकालता है। देखो, यह है होली लॉर्ड केल, जिन्होंने ब्लेड फॉल विलेज को बचाया। उनकी शक्ति के सामने प्लेग कुछ भी नहीं है। हार्लन तस्वीर को देखकर ठंडी आवाज में कहता है, कौन जाने यह तस्वीर तुमने खुद बनाई हो? किसी साधारण आदमी को अमर बताना आसान है। अमर लोग यूं आसमान से नहीं उतरते। अगर झूठी बातें फैलाते रहे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कमरे में फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक लिली ब्रैम का हाथ छुड़ाकर आगे आ जाती है। वह छोटी होने के बावजूद पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ी हो जाती है। सब लोग झगड़ा बंद कीजिए। ब्लेड फॉल विलेज में सचमुच एक अमर है। वह बहुत दयालु है और जो भी प्लेग से बीमार है उसका इलाज कर देंगे। अगर आप लोग अमर पर विश्वास नहीं भी करते, तब भी मेरे पा के साथ इन बीमार लोगों को भेजने में मार्श विलेज का कोई नुकसान नहीं है। इससे तो गांव में बीमारी फैलने का खतरा और कम हो जाएगा। हार्लन कुछ पल चुप रहता है। उसकी नजर जमीन पर पड़े उन लोगों पर जाती है जो मौत के करीब पहुंच चुके थे। आखिरकार उसकी आवाज नरम पड़ जाती है। ब्राम, मैं तुम्हारी बेटी की खातिर इस बार तुम पर भरोसा कर रहा हूं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बाद ब्राम एल्डर मार्श को सहारा देकर खड़ा करता है और 1 दर्जन से ज्यादा बीमार लोगों को लेकर ब्लेड फॉल विलेज की तरफ निकल पड़ता है। हार्लन दूर तक उन्हें जाते हुए देखता रहता है, फिर धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, मैं यहीं बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, मुझे खुद जाकर देखना होगा। अगर ब्लेड फॉल विलेज में सचमुच कोई अमर है तो मैं यह मौका नहीं गंवा सकता। लगभग आधे घंटे बाद ब्लेड फॉल विलेज के प्रवेश द्वार पर ऑल्ड्रिच कुछ गांव वालों के साथ खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही ब्राम बीमार लोगों को लेकर लौटता है, ऑल्ड्रिच आगे बढ़ जाता है। ब्राम, सब ठीक रहा? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ब्राम सिर हिलाता है। सब ठीक रहा। जितने लोग मिल सकते थे सबको लेकर आ गया हूं। अब हमें बस लॉर्ड केल का इंतजार करना है। 1 घंटे बाद अलग अलग दिशाओं में गए बाकी लोग भी लौट आते हैं। आसपास के गांवों से और भी बीमार लोगों को लाया गया था। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा मरीज अब गांव के बाहर खुले मैदान में मौजूद थे। ऑल्ड्रिच ऊंची आवाज में सबको संबोधित करता है, लॉर्ड काले अपनी असीम दया से आज यहां मौजूद हर बीमार इंसान का इलाज करेंगे। दूसरी तरफ मैं अभी भी पहाड़ पर सो रहा था कि अचानक सिस्टम का अलार्म बज उठता है। मैं झटके से उठ बैठता हूं। थत्तेरे की, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि आज गांव वालों का इलाज करना है। मैं जल्दी से खुद को संभालता हूं, हवा में उड़ता हूं और नीचे नजर डालता हूं। गांव के बाहर का पूरा मैदान घुटनों के बल बैठे लोगों से भरा हुआ था। मैं हैरान होकर हंस पड़ता हूं। क्या ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन जब सब लोग इतनी गंभीरता से मेरा इंतजार कर रहे थे तो मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता था। नीचे ऑल्ड्रिच ऊंची आवाज में घोषणा करता है, लॉर्ड केल पधार रहे हैं। उसके इतना कहते ही हवा में तलवार की तेज झंकार गूंज उठती है। आसमान से एक सफेद जेड जैसी चमकती तलवार नीचे उतरती है और मैदान के बीचों बीच जाकर धंस जाती है। उसकी धार के चारों तरफ सुनहरी रोशनी तैर रही थी। अगले ही पल एक सफेद आकृति धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरने लगती है। बर्फ जैसी सफेद पोशाक, शांत चेहरा और ऐसा आभा मंडल
मानो वह इस दुनिया का ही न हो, बिल्कुल एक सच्चे अमर की तरह। यह दृश्य देखकर ब्लेड फॉल विलेज के कई लोग खुशी और श्रद्धा से रोने लगते हैं और बार बार सिर झुकाने लगते हैं। दूसरी तरफ आसपास के गांवों से आए लोग पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, सचमुच इस दुनिया में अमर मौजूद है। मैं शांत स्वर में कहता हूं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं आज यहां प्लेग से पीड़ित लोगों का इलाज करने आया हूं। ऑल्ड्रिच तुरंत आगे बढ़कर कहता है, लॉर्ड काले, ये सभी आसपास के गांवों से आए मरीज हैं, कृपया इन्हें बचा लीजिए। मैं हाथ उठाता हूं और मेरी दिव्य शक्ति पूरे मैदान में फैल जाती है। जो लोग अभी कुछ देर पहले तक मौत के करीब थे, उन्हें अचानक गर्माहट की एक लहर महसूस होती है। बीमारी अविश्वसनीय तेजी से गायब होने लगती है और उनकी ताकत वापस लौट आती है। मेरी शक्ति उन सभी को घेर लेती है और प्लेग पूरी तरह मिट जाती है। ये देखकर कई लोग रो पड़ते हैं। भगवान, ये तो सचमुच भगवान है। जब आखिरी रोशनी भी गायब हो जाती है तो मैदान में मौजूद हर इंसान घुटनों के बल बैठ जाता है। धन्यवाद लॉर्ड केल, आपने हमारी जान बचा ली। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, सब लोग खड़े हो जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी ऑल्ड्रिच जल्दी से आगे आता है। लॉर्ड केल, मुझे एक बात कबूल करनी है और आपकी माफी भी मांगनी है। कल मैंने आपकी कई तस्वीरें बनवाई और गांव वालों को आसपास के इलाकों में भेज दिया ताकि आपके बारे में सबको पता चल सके। उम्मीद है कि आप मेरी इस हरकत से नाराज नहीं होंगे। उसकी बात सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यही तो मैं चाहता था। जितना ज्यादा मेरा नाम फैलेगा, मेरी योजना उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन बाहर से मैं बिल्कुल शांत रहता हूं। कोई बात नहीं, तुम्हारा इरादा लोगों की जान बचाना था, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यह सुनते ही ऑल्ड्रिच राहत की सांस लेता है। फिर हार्लन आगे बढ़कर झुक जाता है। लॉर्ड काले, कृपया मर्स विलेज को भी अपनी सुरक्षा में ले लीजिए। हम आपके सम्मान में एक मंदिर बनाना चाहते हैं और आपको भेंट चढ़ाना चाहते हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। ऑल्ड्रिच हैरान होकर उसे देखता है। हार्लन, तुम यहां कैसे पहुंचे? हार्लन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं खुद को रोक नहीं पाया, चुपचाप पीछे पीछे आ गया और अब अपनी आंखों से लॉर्ड केल को देखकर मुझे यकीन हो गया है। ऑल्ड्रिच के मन में थोड़ी चिढ़ पैदा होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। मैं दोनों की तरफ देखकर शांत स्वर में कहता हूं, तुम्हारी श्रद्धा स्वीकार है, लेकिन मंदिर बहुत बड़ा या भव्य होने की जरूरत नहीं है। जितना तुम्हारी क्षमता हो उतना ही करो। लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ मत डालना। हार्लन तुरंत सिर झुकाकर कहता है, लॉर्ड केल, आप निश्चिंत रहिए। हम आपके शब्दों का सम्मान करेंगे और कभी भी लोगों पर बेवजह बोझ नहीं डालेंगे। मैं सिर हिलाता हूं और सिस्टम पैनल खोलता हूं। प्लेयर काले हैज अनलॉक्ड द हॉर्स सील एंड द रूस्टर सील। प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट सील 86%। यह देखकर मेरे मन में संतोष की एक लहर दौड़ जाती है। आज जो कुछ हुआ है, उसके बाद जब गांव वाले अपने अपने घर लौटकर सबको इसके बारे में बताएंगे तो प्रोग्रेस जल्दी ही भर जाएगी। अब बस यह तय करना बाकी था कि अगली सील कौन सी चुननी है। अगली सुबह ब्लेड फॉल विलेज की एक छोटी गली में एक साधारण कपड़े पहने बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वह बूढ़ा मैं ही था। मंकी सील की शक्ति से बदला हुआ मेरा रूप। हाँ, पिछली रात प्रोग्रेस 100% पहुंच गई थी और मैंने मंकी सील चुन ली थी। यह सील सिर्फ इंसानों और चीजों को जानवरों में नहीं बदलती, बल्कि मुझे किसी भी इंसान का रूप लेने की ताकत भी देती है। मैं आराम से गांव में घूमता हुआ आगे बढ़ता हूं और जल्द ही एक पुराने भवन के सामने पहुंचता हूं, जिसके बाहर लकड़ी का एक बोर्ड टंगा था, क्लियर क्रीक स्कूल। खिड़की से झांकने पर मैं देखता हूं कि ऑल्ड्रिच बच्चों के एक समूह को 3 कैरेक्टर क्लासिक पढ़ा रहा है। जैसा मैंने सोचा था, ऑल्ड्रिच कोई साधारण इंसान नहीं था। तभी तो ब्लेड फॉल विलेज के लोग उसका इतना सम्मान करते थे। थोड़ी देर बाद बच्चों की छुट्टी होती है और वे बाहर खेलने दौड़ जाते हैं। मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूं और मुस्कुराते हुए पूछता हूं, ऑल्ड्रिच, आप इन बच्चों को पढ़ाने में इतनी मेहनत करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि ये बड़े होकर इंपीरियल एग्जाम पास करें और राज दरबार में जाए? ऑल्ड्रिच मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है। आप मुझे यहाँ के नहीं लगते, शायद बाहर से आए हैं। मैं इन बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता कि वे अधिकारी बने। मैं चाहता हूं कि वे सही और गलत में फर्क करना सीखें। भले ही वे कभी बड़े पद पर ना पहुंचे, लेकिन ज्ञान के साथ जीना खेतों में सारी जिंदगी झुककर काम करने से कहीं बेहतर है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ जाता है।
यह आदमी सच में दूरदर्शी और नेकदिल था। बच्चों के जाने के बाद ऑल्ड्रिच मुझे अंदर बैठने का निमंत्रण देता है, लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं वह अचानक पलटता है और सीधे घुटनों के बल बैठ जाता है। लॉर्ड काले, आपको प्रणाम। मैं सचमुच चौंक जाता हूं। इतनी जल्दी पहचान लिया? यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं पूछता हूं, तुमने मुझे पहचाना कैसे? ऑल्ड्रिक सम्मान से सिर झुकाकर जवाब देता है, चेहरा अलग हो सकता है, लेकिन आपकी चाल, आपका बोलने का तरीका, यह किसी साधारण बूढ़े आदमी का नहीं हो सकता। और लॉर्ड केल को ब्लेड फॉल विलेज आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। पिंगजांग में प्लेग अब भी खत्म नहीं हुई है। ऐसे समय में कोई बाहरी आदमी यूं बेखौफ घूमता नहीं फिरेगा। फिर कोई अनजान व्यक्ति बिना वजह स्कूल में भी नहीं आएगा। मैंने सुना है कि अमर लोग अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकते हैं, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि शायद आप ही लॉर्ड केल हैं। अब जब उसने पहचान ही लिया था तो छिपाने का कोई मतलब नहीं था। मैं हल्का सा अपनी शक्ति छोड़ता हूं और अगले ही पल मेरा असली रूप वापस आ जाता है। जब तुमने पहचान ही लिया है तो मैं भी अब छिपाऊंगा नहीं। इस बार मैं सिर्फ यह देखने आया था कि आम लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। तभी मेरे मन में एक और विचार आता है। मैं हाथ उठाता हूं और पास से गुजर रही एक आवारा बिल्ली को एक सुंदर सफेद पिक्स्यू में बदल देता हूं। वैसे मैं अपने माउंट के लिए भी कुछ ढूंढ रहा था। ये सोना और चांदी खाता है, लेकिन सोना चांदी तो आम लोगों की दौलत है। उनसे भेंट मांगना मुझे ठीक नहीं लगता। ऑल्ड्रिच उस जीवित लगने वाले पिक्स्यू को देखकर तंग रह जाता है और तुरंत झुक जाता है। लॉर्ड काले, आपकी शक्ति सच में शब्दों से परे है। आज इस बूढ़े आदमी की आंखें सच में खुल गईं। फिर कुछ सोचकर वह कहता है, लॉर्ड काले, शायद मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे आपको सोना और चांदी मिल सकती है। मेरी दिलचस्पी बढ़ जाती है। बताओ। ऑल्ड्रिच गंभीर होकर कहता है, एज्योर ड्रैगन माउंटेन के नीचे एक डाकुओं का गिरोह रहता है। उनका सरदार ग्रिजली कहलाता है। कई सालों से वे बियर्स डेन में डेरा जमाए हुए हैं और आसपास के गांवों को लूटते रहते हैं। उन्होंने बहुत सारा सोना और चांदी जमा कर रखा है। वे बेहद क्रूर लोग हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, लेकिन अधिकारियों ने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। मैंने सुना है कि ग्रिजली की काउंटी मजिस्ट्रेट से मिलीभगत है। जो भी लूटा जाता है उसका हिस्सा मैजिस्ट्रेट तक पहुंचता है और जो कार्रवाई दिखाई जाती है वह सिर्फ दिखावा होती है। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ जाती है। अच्छा ऐसा है, तो फिर रास्ता दिखाओ। कुछ देर बाद हम बेयर्स डेन के पास स्थित स्टोन ब्रेक विलेज पहुंचते हैं। पूरा गांव वीरान दिखाई देता है। हर दरवाजा और खिड़की बंद थी। जो कुछ लोग झांकते भी थे हमें देखते ही वापस अंदर छिप जाते थे। ऑल्ड्रिच एक लंबी सांस छोड़ता है। स्टोन ब्रेक विलेज ने इन डाकुओं की वजह से सबसे ज्यादा दुख झेला है। यहाँ के लोगों को इतनी बार लूटा गया है कि अब किसी भी आवाज पर छिप जाते हैं। उन्हें बाहर निकलने तक से डर लगता है। मैं पूछता हूं, फिर ये लोग यहां से चले क्यों नहीं जाते? ऑल्ड्रिच कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, जहां भी जाओ भारी कर और मुश्किलें हैं। कोई गारंटी नहीं कि दूसरी जगह हालात बेहतर होंगे। और फिर बहुत से लोग पूरी जिंदगी यहीं रहे हैं। अपने घर और जमीन को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। मैं इस युग का नहीं था, फिर भी उसके शब्दों में छिपा दर्द साफ महसूस कर सकता था। मेरे अंदर गुस्सा उभरने लगता है। इस दुनिया में आम लोग दुख झेल रहे थे, भ्रष्ट अधिकारी खुले घूम रहे थे और डाकू पूरे इलाके को आतंकित कर रहे थे। लेकिन मेरे पास ताकत थी। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। तभी मेरे कानों में दबे हुए रोने की आवाज पड़ती है। मैं देखता हूं कि एक मजबूत कदकाठी का आदमी दीवार के सहारे बैठा है। उसका सिर दोनों हाथों में दबा हुआ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उसके पास जाकर धीरे से पूछता हूं, तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो? वह सिर उठाता है और उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखता है। क्या आप सरकार के अधिकारी हैं? कृपया हमारी मदद कीजिए। मेरी पत्नी और बच्चों का बदला दिला दीजिए। मैं शांत स्वर में कहता हूं, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, बस एक राहगीर हूं। लेकिन अगर तुम बदला चाहते हो तो मैं मदद कर सकता हूं। वह कड़वाहट से हंसता है। उन डाकुओं के पास तलवारें और भाले हैं। उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। मैं अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले उन्होंने गांव पर हमला किया और मेरी पत्नी और बच्चों को मार डाला। मैं बिना कुछ कहे मुड़ता हूं और चल पड़ता हूं। चलो। मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। वह आदमी दौड़कर हमारे पास पहुंच जाता है। मैं भी चलूंगा, चाहे जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बच्चों का बदला जरूर लूंगा। मेरा नाम रेक्स है।
मुझे बेयर्स डेन का हर रास्ता और हर कोना पता है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तभी ऑल्ड्रिक उसकी तरफ देखकर कहता है, रेक्स, तुम्हारे सामने कोई साधारण आदमी नहीं खड़ा, ये स्वयं लॉर्ड केल हैं, स्वर्ग से उतरे हुए सच्चे अमर, लोगों को दुखों से मुक्त करने आए हैं। यही तुम्हें तुम्हारा बदला दिलाएंगे। रेक्स पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में साफ शक था। मैं कुछ नहीं कहता। मैं बस अपना हाथ उठाता हूं और सील की दिव्य शक्ति रेक्स के शरीर पर छोड़ देता हूं। मेरी शक्ति उसके शरीर में समाते ही उसके सारे घाव पल भर में भर जाते हैं। मैं शांत स्वर में पूछता हूं, अब यकीन हुआ? रेक्स अपने शरीर में दौड़ती ताकत और हल्केपन को महसूस करता है और जोर से घुटनों के बल गिर जाता है। लॉर्ड काले, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी पत्नी और बच्चों का बदला दिला दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। मैं उसे उठने का इशारा करता हूं। खड़े हो जाओ, तुम्हारा बदला तुम अपने ही हाथों से लोगे। इसके बाद हम तीनों आगे बढ़ते हैं और लगभग आधे घंटे बाद बेयर्स डेन के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। भारी फाटक बंद था और दीवारों पर धनुष, तलवार और भाले लिए डाकू खड़े थे। सबसे आगे उनका सरदार ग्रिजली खड़ा था। हमें देखते ही उसकी एकमात्र सही आंख फैल जाती है और वह जोर से हंस पड़ता है। सिर्फ तुम तीन लोग बेयर्स डेन पर हमला करने आए हो? लगता है तुम लोगों का जीने से मन भर गया है। रेक्स आगे बढ़कर गरजता है, ग्रिजली, तू एक निर्दयी जानवर है। तूने बेगुनाह लोगों को मारा, गांवों को लूटा। आज तेरी मौत का दिन है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं और रेक्स की तरफ मुड़ता हूं। जाओ, पहले अपने परिवार का बदला लो। मैं हाथ बढ़ाकर मंकी सील की शक्ति सीधे रेक्स के अंदर भर देता हूं। उसका शरीर अचानक मुड़ने और फैलने लगता है। अगले ही पल एक भयानक दहाड़ गूंजती है और जहां रेक्स खड़ा था वहां अब एक विशाल और डरावना बाघ खड़ा था। रेक्स अपने पंजों को देखकर रोमांच से भर उठता है। यही है ताकत, यही है बदले की ताकत। उसी समय मैं उस पिक्स्यू को भी आजाद कर देता हूं जिसे मैंने उस आवारा बिल्ली से बनाया था। मैं शांत स्वर में कहता हूं, जाओ, शिकार में शामिल हो जाओ। रेक्स सबसे पहले डाकुओं की तरफ झपटता है। उसके एक पंजे के वार से कई डाकू चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं और खून मिट्टी में फैल जाता है। यह देखकर बाकी डाकू तलवारों और भालों से उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हॉर्स सिसिल की हीलिंग पावर की वजह से रेक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जहां भी घाव बनता वह उसी पल भर जाता। दूसरी तरफ पिक्स्यू हवा में उछलता कूदता डाकुओं पर हमला कर रहा था। उनकी तलवारें उससे टकराकर बेअसर हो जाती थीं। ये देखकर डाकुओं के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है और वे पीछे हटने लगते हैं। ग्रिजली खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह अपनी बड़ी तलवार घुमाकर चिल्लाता है, डरो मत, ये सिर्फ दो जानवर हैं। जो इन्हें मार गिराएगा उसे 100 चांदी के सिक्के मिलेंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि पिक्स्यू बिजली की तरह उस पर टूट पड़ता है। उसके एक पंजे का वार ग्रिजली को हवा में उड़ा देता है और वह बियर्स डेन के फाटक से टकराकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस बार वह उठ ही नहीं पाता। अपने सरदार को गिरता देखकर डाकुओं का हौसला पूरी तरह टूट जाता है। वे अपने हथियार फेंककर भागने लगते हैं, लेकिन रेक्स और पिक्सियो उन्हें भागने का मौका नहीं देते। पूरे बेयर्स डेन में चीखें गूंजने लगती हैं। आखिर में कुछ डाकू गिर जाते हैं और समझ जाते हैं कि बचना नामुमकिन है। उनमें से एक चिल्लाता है, उस जादूगर को मार दो, शायद तभी बचने का मौका मिले। अगले ही पल कई तीर मेरी तरफ छोड़े जाते हैं। मैं आंख तक नहीं झपकाता। अगर रूस्टर सील कुछ तीर भी नहीं रोक सकती तो फिर इस शक्ति का क्या मतलब? मैं बस अपना हाथ उठाता हूं और सारे तीर हवा में ही रुक जाते हैं, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। एक डाकू दहाड़ता है, फिर से तीर चलाओ, मुझे नहीं लगता कि यह सब रोक पाएगा। लेकिन अगले ही पल रेक्स उन पर टूट पड़ता है और उसके पंजे सब कुछ खत्म कर देते हैं। जब आखिरी डाकू भी जमीन पर गिर जाता है तो रेक्स के अंदर की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वह वापस अपने इंसानी रूप में लौट आता है। वह घुटनों के बल बैठकर सिर झुका देता है। लॉर्ड काले, धन्यवाद। आखिरकार मैंने अपनी पत्नी और बच्चों का बदला ले लिया। मैं सिर हिलाता हूं। उन्होंने जो किया था उसका यही अंजाम होना था। अगली सुबह सूरज निकलते ही पिंचार कांस्टेबल को साथ लेकर शहर से निकलता है। वे सुबह की धुंध में रास्ता तय कर रहे थे। रास्ते में उन्हें कई गांव दिखाई देते हैं और हर गांव पिछले वाले से भी ज्यादा उजड़ा हुआ था। कहीं खुले में लाशें पड़ी थीं तो कहीं पूरा गांव खाली पड़ा था। ये सब देखकर फिन का चेहरा गंभीर होता जाता है। वह एक नक्शा निकालता है और हर बर्बाद गांव पर एक
एक्स का निशान लगा देता है। हर निशान के साथ उसका मन और भारी हो जाता है। यह प्लेग मेरी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। उसके पीछे चल रहे दो भाई विक्टर और लियो हर मौके पर उससे बात निकालने की कोशिश कर रहे थे। वे उस रहस्यमयी चिट्ठी के बारे में जानना चाहते थे। विक्टर सहज बनने की कोशिश करते हुए पूछता है, ब्रदर फिन, प्लेग की जांच और वह चिट्ठी पहुंचाने के अलावा हमारे अधिकारी ने आपको कोई और काम भी दिया है? फिन कुछ पल सोचता है। उसे ऑल्ड्रिच के साथ अपनी पुरानी दोस्ती याद आती है। आखिर वह बोलता है, हाँ, एक और काम है। राजधानी के एक बड़े अधिकारी लॉर्ड स्टर्लिंग ने ऑल्ड्रिक के नाम एक निमंत्रण और चिट्ठी भेजी है, जिसे मुझे खुद उसके हाथ में देना है। यह सुनकर विक्टर के मन में हलचल मच जाती है। तो मामला सच में बड़े लोगों से जुड़ा था। वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता और आगे पूछता है, ये लॉर्ड स्टर्लिंग आखिर हैं कौन? ऑल्ड्रिच तो बस एक गांव में रहने वाला रिटायर्ड आदमी है। उसका राजधानी के इतने बड़े अधिकारी से क्या संबंध हो सकता है? फिन जवाब देता है, लॉर्ड स्टर्लिंग मौजूदा दरबार के ऊंचे पद पर हैं। सालों पहले वे और ऑल्ड्रिक साथ पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। लेकिन अब अचानक उन्होंने संदेश क्यों भेजा है, यह मुझे भी नहीं पता। लियो धीरे से विक्टर की बांह खींचता है। विक्टर, अगर राजधानी का इतना बड़ा आदमी शामिल है तो यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है। इसी बीच वे आगे बढ़ते रहते हैं। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें दूर से ढोल, नगाड़ों और लोगों की जोरदार आवाजें सुनाई देती हैं। यह आवाज उस वीरानी से बिल्कुल अलग थी जिसे वे पूरे रास्ते देखते आए थे। सब लोग रुक जाते हैं। फिन हैरानी से कहता है, अजीब बात है, इतनी सुनसान जगह पर इतने लोग क्यों जमा हैं? कहीं कोई विद्रोह तो नहीं हो रहा? विक्टर की आंखों में हल्की चमक उभरती है। वह पिन की तरफ देखकर कहता है, ब्रोदर फिन, यह मामला संदिग्ध लग रहा है। क्या हमें पहले मैजिस्ट्रेट वे को इसकी खबर नहीं देनी चाहिए? फिन सिर हिलाता है, अभी नहीं। पहले पता करते हैं कि चल क्या रहा है। तुम सब अपने सरकारी कपड़े उतारकर आम लोगों की तरह भीड़ में मिल जाओ। पता लगाओ कि यहां क्या हो रहा है और किसी को शक मत होने देना। सब लोग जल्दी से साधारण कपड़े पहन लेते हैं और भीड़ में घुल मिल जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें जवाब मिल जाता है। आज ब्लेडफॉल विलेज में होली लॉर्ड के मंदिर की नींव रखी जा रही थी। आसपास के गांवों से लोग खुद अपनी मर्जी से मदद करने आए थे, क्योंकि होली लॉर्ड ने प्लेग से उनकी जान बचाई थी। पूरे इलाके में उत्साह का माहौल था। कांस्टेबल्स वापस आकर सारी बात फिन को बताते हैं। ये सुनते ही फिन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। होली लॉर्ड, प्लेग का इलाज? ये तो किसी पंथ या धोखे जैसा लग रहा है जो लोगों को बहका रहा है। मैं इसे और फैलने नहीं दे सकता। इससे पहले कि और लोग इसके झांसे में आए, मुझे इसे रोकना होगा। ये कहते हुए फिन अपना कांस्टेबल बैज निकालता है और भीड़ की तरफ बढ़ते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाता है, योंगजो प्रीफेक्चर के कांस्टेबल्स यहां मौजूद हैं। सब लोग तुरंत यहां से हट जाओ। किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। फिन की आवाज गूंजते ही ढोल नगाड़ों की आवाज अचानक बंद हो जाती है और पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले एक साथ मुड़कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरों पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। फिन भीड़ पर नजर दौड़ाता है और तभी उसकी नजर सफेद बालों वाले ऑल्ड्रिक पर पड़ती है। वह कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। ऑल्ड्रिच पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसके शरीर पर प्लेग का कोई निशान नहीं था। ऑल्ड्रिच भी फिन को देख लेता है और घबराने के बजाय मुस्कुरा देता है। ऑफिसर फिन, काफी समय हो गया। आज ब्लेडफॉल विलेज कैसे आना हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी हमारी मदद करने आए हैं? फिन का चेहरा सख्त हो जाता है। ऑल्ड्रिच, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? ये सब लोगों को भड़काने जैसा लग रहा है। कोई होली लॉर्ड, कोई दिव्य शक्ति, ये सब लोगों को बहकाने के तरीके हो सकते हैं। अभी इसी वक्त इस भीड़ को खत्म करो, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऑल्ड्रिच बिना नाराज हुए मुस्कुराता रहता है। ऑफिसर फिन, आपको गलत फहमी हुई है। यहां किसी को बहकाया नहीं जा रहा। कुछ समय पहले जब प्लेग ने हमारे गांव को तबाह कर दिया था, तब लॉर्ड के लिए खुद आए और अपनी शक्ति से हर बीमार इंसान को ठीक कर दिया। यहां मौजूद हर व्यक्ति अपनी मर्जी से आया है। कोई हंगामा नहीं हो रहा। फिन चारों तरफ देखता है। वहां मौजूद हर आदमी और औरत पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे थे। उनमें प्लेग झेल चुके लोगों जैसी कमजोरी का नामो निशान नहीं था। उसके मन में शक के साथ साथ जिज्ञासा भी पैदा होने लगती है। क्या सचमुच ये होली लॉर्ड प्लेग का इलाज कर सकता है? आखिर वह धीरे से कहता है, ठीक है, फिलहाल
मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई गैर कानूनी काम दिखाई दिया तो मैं कानून के अनुसार कार्रवाई करूंगा। ऑल्ड्रिच सिर हिलाता है। आप निश्चिंत रहिए, यहां सब कुछ खुलकर और नियम के अनुसार हो रहा है। फिर वह ऊंची आवाज में घोषणा करता है, सभी लोग सुनो, शुभ समय आ गया है, काम शुरू करो। उसके आदेश के साथ ही पूरा मैदान फिर से जीवंत हो उठता है। कोई नींव खोदने लगता है, कोई ईंटें उठाता है, तो कोई लकड़ी के ढांचे खड़े करने लगता है। इसी बीच भीड़ के किनारे खड़ा विक्टर चुपके से एक काला लोहे का टोकन लियो के हाथ में थमा देता है। वह धीमी आवाज में कहता है, लियो, कोई बहाना बनाकर यहां से निकल जाओ, पेयर्सडन जाओ और ग्रिजली को ढूंढो। उसे कहो कि अपने लोगों के साथ आकर ब्लेड फॉल विलेज को मिटा दे। ऑल्ड्रिच और फिन दोनों को खत्म करना होगा। लियो बिना कुछ कहे सिर हिलाता है और भीड़ के शोर का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। वह तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए बेयर्स डेन की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ ऑल्ड्रिच फिन से कहता है, ऑफिसर फिन, कई साल बाद मुलाकात हुई है, शाम भी होने वाली है। क्यों ना आप और आपके आदमी आज रात ब्लेड फॉल विलेज में ही रुक जाए। कल आराम से प्लेग की जांच भी कर लीजिएगा। फिन खुद भी सच्चाई जानना चाहता था। वह देखना चाहता था कि प्लेग की कहानियां सच हैं या नहीं, इसलिए वह सिर हिलाकर मान जाता है। ठीक है ऑल्ड्रिच, मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं। गांव की तरफ लौटते समय फिन को कुछ याद आता है। वह अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है। वैसे ऑल्ड्रिच, एक और काम था। मैजिस्ट्रेट ने यह चिट्ठी तुम्हें देने को कहा था। ऑल्ड्रिच जैसे ही लिफाफे पर लिखे शब्द पढ़ता है, फॉर ऑल्ड्रिचेस आईज ओनली, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आता है। वह कुछ पल चुप रहता है, फिर बिना खोले ही चिट्ठी अपने कपड़ों में रख लेता है और धीरे से सांस छोड़ता है। फिन हैरान होकर पूछता है, तुम इसे अभी नहीं पढ़ोगे? ऑल्ड्रिच हल्का सा मुस्कुराता है, कोई जल्दी नहीं है, रात की शांति में आराम से पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। वापस ब्लेड फॉल विलेज पहुंचने पर ऑल्ड्रिच उनके सम्मान में दावत का इंतजाम करता है। खाने पीने के कई दौर चलते हैं। कुछ समय बाद शराब के असर से फिन का मन खुलने लगता है। वह ऑल्ड्रिच से पूछता है, अगर सच में प्लेग का इलाज है तो इसे दरबार तक क्यों नहीं पहुंचाते? इससे पूरे राज्य के लोगों का भला हो सकता है। ऑल्ड्रिच धीरे से सिर हिलाता है। ऑफिसर फिन, आप समझ नहीं रहे। यह कोई साधारण दवा नहीं है, यह लॉर्ड केल का चमत्कार है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो मौत के दरवाजे पर खड़ा हो और कुछ ही पलों में ठीक हो जाए? क्या आपने कभी देखा है कि एक कटोरा पानी किसी ऐसे आदमी का बुखार खत्म कर दे जो खड़ा भी नहीं हो सकता था? यह किसी इंसान के बस की बात नहीं है। फिन के मन में हलचल मच जाती है। उसे गांव में आते समय देखे हुए स्वस्थ लोग याद आ जाते हैं। वे सभी लोग जो प्लेग से मरने की हालत में होने चाहिए थे, पूरी तरह स्वस्थ घूम रहे थे। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। दावत खत्म होने के बाद ऑल्ड्रिच सबके लिए ठहरने का इंतजाम कर देता है। रात काफी बीत जाती है, लेकिन फिन को नींद नहीं आती। वह उठकर बाहर आ जाता है और ऑल्ड्रिच को ढूंढ लेता है। दोनों आंगन में बैठकर शराब पीते हैं और दुनिया की हालत पर बात करने लगते हैं। फिर वे उन दिनों को याद करते हैं जब दोनों ने मिलकर लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखा था, लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग रास्तों पर पहुंचा दिया। ऑल्ड्रिच ने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन हार गया और उसे पद छोड़कर गांव लौटना पड़ा। दूसरी तरफ लॉर्ड स्टर्लिंग धीरे धीरे ऊंचे पदों तक पहुंचते पहुंचते दरबार के बड़े मंत्री बन गए। दोनों सालों तक चिट्ठियों के जरिए संपर्क में रहे, लेकिन फिर कभी मिले नहीं। अपने कमरे में लौटकर ऑल्ड्रिच आखिरकार वह चिट्ठी खोलता है। उसमें लिखा था, फॉर ऑल्ड्रिचेस आइज ओनली, पिंगजांग में हालात खराब हैं और दरबार पूरी तरह सड़ चुका है। मैंने कई बार सम्राट के सामने सही और गलत की बात रखी, लेकिन हर बार मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। मेरा दिल अब थक चुका है। मैंने फैसला किया है कि मैं पद छोड़कर घर लौट जाऊंगा। मुझे अक्सर अपने पुराने दोस्तों की याद आती है। उम्मीद है तुम आओगे ताकि हम फिर से पुराने दिनों की बातें कर सकें। चिट्ठी पढ़कर ऑल्ड्रिच लंबी सांस छोड़ता है। शायद यही सही है। पुरानी दोस्ती की खातिर मुझे उससे एक आखिरी बार मिलना चाहिए। दूसरी तरफ लियो पूरी रफ्तार से घोड़ा दौड़ाते हुए बेयर्सडेन पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम जम जाते हैं। कभी डर पैदा करने वाला वह गढ़ अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। चारों तरफ डाकुओं की लाशें बिखरी हुई थीं।
जमीन खून से काली पड़ चुकी थी और हवा में लोहे जैसी गंध भरी हुई थी। लियो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? पियर्स डैन को किसने खत्म कर दिया? ग्रिजली के पास तो सैकड़ों आदमी थे। उसके दिल में डर बैठ जाता है। वह वहां एक पल भी नहीं रुकता और तुरंत वापस मुड़ जाता है। जब वह स्टोन ब्रेक विलेज से गुजर रहा था, तब उसकी कमर से लटक रहा काला लोहे का टोकन सूरज की रोशनी में चमक उठता है। ये वही टोकन था जो मैजिस्ट्रेट वे ने उसे अधिकार के प्रतीक के रूप में दिया था और जिस पर बेयर्स डेन का निशान बना हुआ था। गांव वालों की नजर जैसे ही उस टोकन पर पड़ती है, वे उसे कांस्टेबल की वर्दी में देखकर सम्मान और डर के मिले जुले भाव से देखने लगते हैं। सिर्फ रेक्स ने उस टोकन पर एक नजर डाली और उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंध गई। उसे लॉर्ड केल की बात याद आ गई कि ग्रिजली और मैजिस्ट्रेट वे मिलकर आम लोगों का शोषण करते थे। अगर ऐसा है तो यह कांस्टेबल भी मैजिस्ट्रेट वे का ही आदमी होगा। रेक्स ने अपने गुस्से को दबा लिया और चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लाते हुए आगे बढ़ा। ऑफिसर, आप इतनी दूर से आए हैं, जरूर थक गए होंगे। आइए मेरे घर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए और गर्म चाय पी लीजिए। लियो वैसे भी बेयर्स डन के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता था, इसलिए वह बिना शक किए उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचते ही लियो ने सीधे सवाल दाग दिया, रेक्स, तुम्हारे हिसाब से उन डाकुओं के साथ आखिर हुआ क्या? रेक्स ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसे कुछ खास पता ना हो। ऑफिसर, हमें भी पूरी सच्चाई नहीं मालूम। बस इतना पता है कि कुछ दिन पहले सफेद कपड़े पहने एक अमर, एक विशाल बाघ और एक दिव्य जानवर के साथ बेयर्स डेन की तरफ गया था। उसके थोड़ी देर बाद पहाड़ों से चीखें सुनाई दी और फिर बेयर्स डेन का हाल वैसा हो गया जैसा आज है। लियो की भौहें सिकुड़ गईं। एक अमर, एक बाघ और एक दिव्य जानवर, ऐसी चीजें सच में नहीं होती। कहीं तुम लोगों ने कुछ और तो नहीं देख लिया? रेक्स तुरंत बोला, हम पूरी तरह यकीन से कह रहे हैं। बहुत से गांव वालों ने खुद देखा था। उस अमर की ताकत अविश्वसनीय थी। वह बस एक इशारे से सुनहरी रोशनी बुला सकता था। डाकुओं का उसके सामने कोई मुकाबला नहीं था। फिर वह मुस्कुराया, ऑफिसर, आपने लंबा सफर तय किया है, पहले कुछ खा लीजिए। मैं बाकी गांव वालों से भी पूछकर और जानकारी लाता हूं। लियो ने सिर हिला दिया, ठीक है। रेक्स घर से निकलते ही कुछ भरोसेमंद गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। वह धीमी आवाज में कहता है, यह आदमी मजिस्ट्रेट वेई का जासूस लगता है, यहां टोह लेने आया है। तुम लोग ऐसा माहौल बनाओ कि यह डर कर भाग जाए। मैं ब्लेड फॉल विलेज जाकर ऑल्ड्रिच और लॉर्ड केल को खबर देता हूं। उन्हें बताना होगा कि वे के लोग यहां तक पहुंच गए हैं। गांव वाले एक साथ सिर हिलाते हैं और अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। उधर घर के अंदर बैठे लियो को हर मिनट बेचैनी बढ़ती महसूस हो रही थी। वह चुपके से पीछे वाले आंगन में जाता है और तभी कुछ गांव वालों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ती है। शर्त लगा लो, ये उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों का कुत्ता है जिनकी वजह से हमारे लोग मारे गए। दूसरा आदमी कहता है, इसे बांधकर इसकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। तीसरा गुस्से में बोलता है, हाँ, इसे खून का हिसाब खून से चुकाना होगा। ये सुनते ही लियो के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह तुरंत पलटता है और गांव की सीमा की तरफ भाग निकलता है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, बेयर्स डेन खत्म हो चुका था। उसका मिशन पहले ही नाकाम हो गया था। अगर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया तो उसका बचना मुश्किल था। वह सोचने लगता है कि अब क्या करे। प्लेटफॉल विलेज वापस जाकर विक्टर से मिलना खतरनाक था और सीधे मैजिस्ट्रेट वे के पास लौटना भी ठीक नहीं था। फिलहाल उसके पास छिपकर हालात देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान ब्लेडफॉल विलेज के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे विक्टर बेचैनी से सड़क की तरफ देख रहा था। ये लियो आखिर गया कहाँ? अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ उसके पास आता है। विक्टर, ऑफिसर फिन सबको गांव के बाहर वाले पुराने जंगल में बुला रहे हैं। उनका कहना है कि कोई जरूरी बात करनी है। विक्टर का दिल धक से रह जाता है। क्या फिन को कुछ पता चल गया? लेकिन वह अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने देता और कांस्टेबल के पीछे चल पड़ता है। जंगल के बीच एक खाली जगह पर फिन पहले से खड़ा था। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो वह गंभीर आवाज में बोलना शुरू करता है, मैंने आज चुपचाप पूरे इलाके का जायजा लिया है। गांव वालों में सचमुच प्लेग के ठीक होने के निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि होली लॉर्ड की हीलिंग पावर सच है। इसके अलावा गांव वालों ने मंदिर के चारों तरफ दिन रात
पहरा लगाने की व्यवस्था भी कर रखी है। सुरक्षा बहुत कड़ी है, ये लोग आम श्रद्धालु नहीं लगते। बाकी कांस्टेबल एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगते हैं। उनमें से एक पूछता है, तो अब हम क्या करें? फिन कुछ पल सोचता है। मुझे शक है कि कोई होली लॉर्ड के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पक्ष में कर रहा है और शायद विद्रोह की तैयारी कर रहा है। गांव वालों के मुताबिक होली लॉर्ड अज्योर मिस्ट माउंटेन पर उतरे थे। अगर सच में कोई साजिश चल रही है तो हमें तुरंत काउंटी सीट को खबर करनी होगी और जरूरत पड़ी तो सैनिक बुलाकर इसे खत्म करना होगा। ये सुनते ही कई कांस्टेबल्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनमें से एक डरते हुए कहता है, फिन, उस पहाड़ के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि वहां सचमुच एक अमर रहता है। क्या वहां जाना खतरनाक नहीं होगा? फिन बिना झिझक जवाब देता है, खतरनाक? हम कानून के अधिकारी हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर सच में कोई अमर भी है तो वह हमें अपना काम करने से नहीं रोक सकता। आज रात तीसरे पहर हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। भीड़ में खड़ा विक्टर यह सब सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में चालाक चमक उभर आती है। कमाल है, किस्मत खुद मेरा साथ दे रही है। एज्योर मिस्ट माउंटेन का रास्ता खतरनाक था। रात में वहां घुप अंधेरा रहता था और रास्ते मुश्किल से दिखाई देते थे। विक्टर के दिमाग में तुरंत एक योजना बन जाती है। अगर वह पहाड़ पर किसी हादसे का नाटक करके फिन को खत्म कर दे और उसकी मौत का दोष होली लॉर्ड पर डाल दे तो मजिस्ट्रेट वेई का आदेश भी पूरा हो जाएगा और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। एक तीर से दो निशाने। उसी रात तीसरे पहर फिन अपने आदमियों को लेकर एज्योर मिस्ट माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। तभी स्टोन ब्रेक विलेज से रेक्स भी कुछ गांव वालों के साथ ब्लेड फॉल विलेज पहुंचता है। वह ऑल्ड्रिच को देखते ही घबराई आवाज में कहता है, ऑल्ड्रिच, बड़ी समस्या हो गई है। मैजिस्ट्रेट वे ने एक कांस्टेबल को बेयर्स डेन की जांच के लिए भेजा था। वह वे का आदमी है और होली लॉर्ड के बारे में जानकारी जुटा रहा है। यह सुनते ही ऑल्ड्रिच का चेहरा उतर जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वही कांस्टेबल आता है जो समारोह के दौरान अचानक गायब हो गया था। वह बड़बड़ाता है, तो वह मैजिस्ट्रेट वे का छिपा हुआ आदमी था। अगर ऐसा है तो जानकारी शायद पहले ही बाहर पहुंच चुकी होगी। दूसरी तरफ एज्योर मिस्ट माउंटेन पर मेरे पहाड़ी निवास में बैठे हुए मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आती है। सरकारी अधिकारी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं? अच्छा, तो फिर उनका स्वागत भी खास तरीके से करना पड़ेगा। गहरी रात में एज्योर मिस्ट माउंटेन की घाटियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। फिन काले कपड़े पहने आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे 3 कांस्टेबल्स थे। सबसे पीछे विक्टर चल रहा था। उसके दोनों हाथ कोट के अंदर थे और उसकी उंगलियां एक छिपे हुए छोटे खंजर को कसकर पकड़े हुए थीं। तभी सबसे कम उम्र का कांस्टेबल धीरे से फिन के पास झुककर फुसफुसाया, फिन, यह पहाड़ बहुत सुनसान जगह पर है। इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं। हम सिर्फ 4 लोग हैं। अगर सच में होली लॉर्ड मिल गए तो मामला बहुत जल्दी खराब हो सकता है। ज्यादा लोग होते तो कम से कम मदद मिल जाती। हम यहां लड़ने नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये पता लगाना है कि होली लॉर्ड असल में कौन है और प्लेग के पीछे की सच्चाई क्या है। फिन धीमी आवाज में कहता है। तभी वह अचानक आगे की तरफ देखने लगता है। वहां रोशनी दिखाई दे रही है। विक्टर भी उसकी नजर का पीछा करता है और अंधेरे में आंखें सिकोड़ कर देखता है। सचमुच पहाड़ की ढलान के बीच कहीं हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। फिन की पीठ उसकी तरफ थी। विक्टर समझ गया कि यही सही मौका है। वह धीरे से सांस लेता है और कमर से अपना खंजर निकालता है। जैसे ही रात की ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है, वह पूरी ताकत से खंजर फिन की पीठ में घोंपने की कोशिश करता है, सीधा दिल की तरफ। लेकिन ठीक उसी पल पूरी घाटी में एक भयानक दहाड़ गूंज उठती है। दहाड़ इतनी अचानक और इतनी शक्तिशाली थी कि विक्टर का हाथ कांप जाता है। खंजर अपना निशाना चूक जाता है और फिन के दिल में घुसने के बजाय उसके कपड़े के किनारे को चीरता हुआ निकल जाता है। कपड़ा फट जाता है और उसके अंदर पहनी हुई महीन रेशमी पोशाक दिखाई देने लगती है। ये क्या था? फिन तुरंत पलटकर देखता है। उसकी नजर सीधे विक्टर के हाथ पर जाती है, जहां अभी भी खंजर का हत्था दिखाई दे रहा था। विक्टर, तुम क्या कर रहे थे? विक्टर के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वह कोई बहाना सोच ही रहा था कि तभी ब्लेडफॉल विलेज की दिशा से आग जैसी रोशनी आसमान में उठती दिखाई देती है। उसी समय ऑल्ड्रिच की गूंजती हुई आवाज अंधेरे को चीर देती है।
वे अज्योर मिस्ट माउंटेन की तरफ जा चुके हैं। यह अच्छा नहीं हुआ। फिन के पास विक्टर से सवाल जवाब करने का समय नहीं था। हर पल कीमती था। वह तुरंत चिल्लाता है, चलो पहाड़ की तरफ दौड़ो, गांव वाले पहुंचने से पहले हमें होली लॉर्ड तक पहुंचना होगा। सभी लोग दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वे एक बड़ी चट्टान के पीछे रुकते हैं और सांस लेने लगते हैं। तभी अचानक उनके आसपास जोरदार धमाका गूंजता है और चांदनी में एक विशाल आकृति खड़ी हो जाती है। ये ये कैसी चीज है? एक कांस्टेबल डरकर चिल्लाता है। क्या यह कोई दानव है? फिन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने कई प्रांत और जिले देखे थे, लेकिन ऐसा जीव उसने कभी नहीं देखा था। उसके मन में पहली बार शक पैदा होता है कि शायद यह दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अगले ही पल पिक्स्यू एक भयानक चीख मारता है और बिजली की तरह उनकी तरफ टूट पड़ता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सबसे पीछे खड़ा कांस्टेबल हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। फिन तुरंत बाकी लोगों को पकड़कर चिल्लाता है, उधर एक गुफा है, जल्दी अंदर जाओ। वे किसी तरह गुफा के अंदर घुसते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, पीछे से एक भयानक धमाका होता है। पिक्स्यू का सिर गुफा के मुंह से टकराता है। पत्थर टूटकर बिखर जाते हैं और गुफा का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। उसी समय गुफा के अंदर हल्की सफेद रोशनी फैल जाती है। सब लोग ऊपर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। छत में दर्जनों चमकते हुए क्रिस्टल जड़े हुए थे जो पूरी गुफा को रोशन कर रहे थे। लेकिन असली हैरानी तो गुफा की दीवारें देखकर हुई। वहां साधारण नक्काशी नहीं थी, बल्कि जीवित जैसी दिखने वाली विशाल आकृतियां बनी हुई थीं। एक कुंडली मारे हुए सांप की, एक गुर्राते हुए बाघ की, एक हमला करने को तैयार पिच्छू की। हर आकृति से एक अजीब और भारी दबाव निकल रहा था। तभी सबको याद आता है कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। पिक्स्यू आधा शरीर गुफा के अंदर घुसा चुका था और लगभग उनके सामने पहुंच चुका था। फिन के माथे पर पसीना आ जाता है। वह तुरंत अपनी कमर से हथियार निकालता है, निशाना पिक्स्यू की दाईं आंख पर साधता है और गोली चला देता है। तेज धमाका होता है और आग की चमक के साथ गोली सीधी निशाने पर लगती है। पिक्स्यू दर्द से चीख उठता है। उसकी आंख से खून बहने लगता है और वह पीछे हट जाता है। कांस्टेबल्स का हौसला लौट आता है। ये डर गया है, रास्ता रोको। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। गुफा के बाहर अचानक लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। ऑल्ड्रिच दर्जनों गांव वालों को लेकर वहां पहुंच चुका था। ऑफिसर फिन, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं होते कि गुफा के अंदर अचानक एक गंभीर और विशाल धुन गूंजने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सैनिक एक साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हों। उस धुन में एक अदृश्य दबाव था जो वहां मौजूद हर इंसान की आत्मा पर असर डाल रहा था। फिन का गला सूख जाता है। उसके अंदर एक अजीब भावना जागती है, सम्मान, श्रद्धा और आदर, बिना किसी मजबूरी के। उसे खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद हर इंसान एक साथ ऊपर देखने लगता है। रोशनी की एक पतली किरण आसमान से नीचे उतरती है और उसके बीच सफेद कपड़े पहनी एक आकृति धीरे धीरे नीचे आती है। अगले ही पल मैं पिक्स्यू की पीठ पर आकर बैठ जाता हूँ। जो पिक्स्यू कुछ पल पहले तक खतरनाक दानव लग रहा था, वह अब एक पालतू बिल्ली की तरह शांत होकर मेरे पैरों के पास लेट जाता है। मैं झुककर उसकी घायल आंख को छूता हूँ। हॉर्स सील की शक्ति सुनहरी रोशनी बनकर बाहर निकलती है और धीरे धीरे उसकी आंख में समा जाती है। सबकी आंखों के सामने उसका घाव भरने लगता है। मैं शांत स्वर में पूछता हूँ, इतनी दूर से आए मेहमानों, आधी रात को यहाँ आने की वजह क्या है? फिर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह कुछ देर तक सांस तक लेना भूल जाता है। फिर उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकलते हैं, अमर। इस दुनिया में सचमुच अमर होते हैं। वह कुछ समझाने ही वाला था कि ऑल्ड्रिच आगे बढ़ जाता है। होली लॉर्ड, ये ऑफिसर फिन है, मेरे पुराने मित्र। इनका कोई बुरा इरादा नहीं था। ये सिर्फ प्लेग की जांच करने आए थे। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। फिन भी तुरंत झुक जाता है। मैं फिन हूं, पिंगजियांग प्रेफेक्चर का चीफ ऑफिसर। मजिस्ट्रेट वेई ने मुझे ब्लेडफॉल विलेज में फैली प्लेग की जांच के लिए भेजा था। जब मैंने होली लॉर्ड के बारे में सुना और देखा कि गांव वाले मंदिर बना रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं कोई पंथ तो नहीं चल रहा। इसलिए मैं सच्चाई जानने यहां आया। अगर इससे आपको ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं हल्की मुस्कान के साथ पूछता हूं, पंथ? बताओ, किस आधार पर? फिर गंभीर होकर जवाब देता है,
प्लेग का इलाज करना एक नेक काम है, लेकिन लोगों का इकट्ठा होना, मंदिर बनाना और आपकी पूजा करना, इतिहास में ऐसे ही कई पंथ पैदा हुए हैं। एक अधिकारी होने के नाते लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे जांच करनी पड़ी। उम्मीद है आप समझेंगे। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें मेरी तरफ टिक जाती हैं। मैं धीरे से हंसता हूं। कोई बात नहीं, तुम कानून का पालन करते हो और लोगों की चिंता करते हो, इसमें गलती कहाँ है? यह सुनते ही फिन के कंधों से मानो बोझ उतर जाता है। तभी उसे अपने उस आदमी की याद आती है जिसे पिक्स्यू ने उछाल कर फेंक दिया था। उसका चेहरा फिर से चिंतित हो जाता है। होली लॉर्ड, मेरा एक आदमी पहाड़ पर इस जीव के हमले में घायल हो गया था। मुझे डर है कि शायद। मैं बीच में ही पूछता हूं, तुम उस आदमी की बात कर रहे हो? तभी ऑल्ड्रिच ताली बजाता है। दो गांव वाले एक बेहोश कांस्टेबल को उठाकर गुफा के अंदर ले आते हैं। मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूं और सील की शक्ति फिर से सक्रिय करता हूं। सुनहरी रोशनी की एक किरण उसके सीने में समा जाती है। कुछ हल्की हल्की आवाजें आती हैं और अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह घबराकर चारों तरफ देखता है। मैं कहाँ हूं? फिन, क्या हम पहाड़ पर नहीं थे? ओल्ड वोंग धीरे धीरे आंखें खोलते हुए बोलता है। फिन तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे सहारा देकर बैठाता है। अपने आदमी को कुछ ही पलों में पूरी तरह ठीक होते देखकर फिन अंदर तक हिल जाता है। ऐसी चीज न कोई वैद्य कर सकता था, न कोई दवा। यह सचमुच चमत्कार था। तभी ऑल्ड्रिच आगे बढ़ता है और गंभीर स्वर में कहता है, होली लॉर्ड, अभी अभी एक गांव वाले ने खबर दी है कि लियो नाम का एक आदमी बेयर्स डेन पहुंचा था। उसके पास मैजिस्ट्रेट वे का टोकन था। ऐसा लग रहा है कि वह डाकुओं से कोई सौदा करने गया था। यह सुनते ही फिन बिजली की तरह विक्टर की तरफ घूमता है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। विक्टर, तुम्हारा भाई बेयर्स डेन में क्या कर रहा था? अभी सच सच बताओ। विक्टर का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। शायद ऑल्ड्रिच ने किसी और को देख लिया होगा। मेरा भाई तो शहर में किसी जरूरी काम से गया था। वह कभी डाकुओं से नहीं मिलेगा। मैं शांत स्वर में बोलता हूं, यह जानने का सबसे आसान तरीका है कि सच क्या है। मैं अपना हाथ उठाता हूं। तभी एक सर्विलांस ड्रोन धीरे धीरे नीचे उतरता है। यह मेरा निगरानी उपकरण है। यह जो कुछ भी देखता है सब रिकॉर्ड कर लेता है। तुम्हारे भाई की हर हरकत साफ दिखाई दे जाएगी। मेरी बात खत्म भी नहीं होती कि ड्रोन रोशनी की एक किरण छोड़ता है। अगले ही पल हवा में एक दृश्य दिखाई देता है। उसमें साफ दिख रहा था कि विक्टर पहाड़ के रास्ते पर फिन की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश कर रहा है। फिन पर जैसे बिजली गिर पड़ती है। तुमने सच में ऐसा किया? विक्टोर की सारी हिम्मत टूट जाती है। वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। फिन, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैजिस्ट्रेट वे और सेबल ने मुझे और मेरे भाई को धमकाया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमने तुम्हें और ऑल्ड्रिच को खत्म नहीं किया तो हमारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। मैं मजबूर था। फिन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। और क्या आदेश दिया था मैजिस्ट्रेट वे ने? विक्टर कांपते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें मारना था और फिर ग्रिजली के साथ मिलकर पूरे ब्लेड फॉल विलेज को खत्म करना था। काम पूरा होने पर हमें 200 चांदी के सिक्के मिलने वाले थे। यह सुनते ही पूरी गुफा में हंगामा मच जाता है। कांस्टेबल्स हैरान और गुस्से से भर उठते हैं। हर कोई मैजिस्ट्रेट वे को कोसने लगता है। फिन कुछ पल चुप रहता है, फिर ऑल्ड्रिच का कंधा पकड़ लेता है। ऑल्ड्रिच, तुरंत गांव वालों को सुरक्षित जगह भेजो। ग्रिजली के पास कम से कम 100 खूंखार आदमी है। ब्लेड फॉल विलेज खतरे में है। लेकिन ऑल्ड्रिच जोर से हंस पड़ता है। ऑफिसर फिन, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले मैं होली लॉर्ड के साथ बेयर्स डेन गया था। उन्होंने बस एक इशारे में 300 डाकुओं को खत्म कर दिया। ग्रिजली पहले ही मर चुका है। अब वह किसी के लिए खतरा नहीं है। फिन गहरी सांस खींचता है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ सम्मान और हैरानी थी। मैं शांत स्वर में पूछता हूं, यह आदमी डाकुओं से मिला हुआ था और अपने ही अधिकारी की हत्या की साजिश कर रहा था। कानून के अनुसार इसके साथ क्या किया जाना चाहिए? फिन का चेहरा कठोर हो जाता है। एक अधिकारी जो खुद कानून तोड़े, डाकुओं से मिले और अपने लोगों के खिलाफ साजिश करे, उसे मौत की सजा दी जाती है। उसकी आवाज भारी हो जाती है। वह अपनी तलवार निकालता है। एक चमक दिखाई देती है और अगले ही पल विक्टर का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। फिन फिर बाकी कांस्टेबल्स की तरफ मुड़ता है।
उसकी आंखें तलवार जैसी तेज थीं। भाइयों, आज रात जो हुआ वह बहुत गंभीर है। विक्टर ने मजिस्ट्रेट वेई के साथ मिलकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसका यही अंजाम होना था। लेकिन अगर यह बात अभी बाहर फैल गई तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा और लोग नुकसान झेलेंगे। वह सबकी तरफ देखकर धीरे से कहता है, अगर कोई पूछे तो यही कहना कि विक्टर पहाड़ से फिसल कर गिर गया और मर गया। क्या सबको समझ आ गया? बाकी कांस्टेबल्स एक साथ सिर हिलाते हैं। चिंता मत करो फिन, हमें पता है क्या दांव पर लगा है। वह भ्रष्ट कुत्ता डाकुओं से मिला हुआ था और ब्लेड फॉल विलेज को खून में डुबोना चाहता था। मौत भी उसके लिए कम सजा है। हम यह मामला सीधे प्रेफेक्ट तक पहुंचाएंगे। मजिस्ट्रेट वेई को उसके हर अपराध की कीमत चुकानी होगी। फिन की नजर अनजाने में फिर मेरी तरफ उठ जाती है, जहां मैं हवा में तैर रहा था। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, प्लेयर काले हज अनलॉक्ड अ सील, प्रोग्रेस टुवर्ड द नेक्स्ट सील 92%, रिमेनिंग रेपुटेशन पॉइंट्स 768। संदेश गायब हो जाता है। मैं समझ चुका था कि अगला कदम क्या होगा। काउंटी सीट में एक और सार्वजनिक चमत्कार और अगली सील मेरी होगी। मैं फिन की तरफ देखकर कहता हूं, ऑफिसर फिन, इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे साथ काउंटी ऑफिस चलूंगा और उस भ्रष्ट अधिकारी को खत्म कर दूंगा। फिन तुरंत आगे बढ़ता है, होली लॉर्ड, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैजिस्ट्रेट वे मौत के लायक है, लेकिन उसके पास शाही पद है। अगर बिना कानूनी वजह के उसे मार दिया गया तो इंपीरियल आर्मी हम सबके पीछे पड़ जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होगा। मैं पूछता हूं, तो तुम्हारी योजना क्या है? फिर कुछ पल सोचकर जवाब देता है, 3 दिन बाद जिंगशाओ प्रेफेक्चर के लॉर्ड वेंस का जन्मदिन है। प्रेफेक्ट खुद वहां मौजूद होगा और मैजिस्ट्रेट वे भी जरूर उसे खुश करने पहुंचेगा। मुझे काउंटी ऑफिस लौटने दीजिए। मैं वे को रिपोर्ट दूंगा कि ब्लेड फॉल विलेज में सचमुच एक खतरनाक पंथ है और सैनिकों की मांग करूंगा। उसी दौरान मैं उसके डाकुओं से संबंधों के सबूत भी इकट्ठा करूंगा। फिर जन्मदिन के समारोह में सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देंगे। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सुनकर ऑल्ड्रिच अचानक चौंक जाता है। होली लॉर्ड, क्या ऑफिसर फिन जिस लॉर्ड वैंस की बात कर रहा है वह वही लॉर्ड वैंस हैं जिनके साथ मैं पढ़ा करता था? मैं धीरे से सिर हिलाता हूं। यह योजना ठीक है। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर 3 दिन में मैजिस्ट्रेट वे को न्याय के कटघरे तक नहीं लाया गया तो मैं खुद सामने आऊंगा और इस पूरे जिले को दिखाऊंगा कि असली दिव्य शक्ति कैसी होती है और अच्छे बुरे कर्मों का फल कैसे मिलता है। फिन के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह एक घुटने पर बैठ जाता है। होली लॉर्ड, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वह भ्रष्ट आदमी अपने हर अपराध की सजा पाएगा और ब्लेड फॉल विलेज को न्याय मिलेगा। उसी समय जिंगशाओ प्रेफेक्चर के काउंटी ऑफिस के अंदर मुख्य सभा कक्ष में लियो घुटनों के बल कांप रहा था। वह मजिस्ट्रेट वे को बेयर्स डेन में देखी हुई हर बात बता रहा था। माय लॉर्ड, बेयर्स डेन खत्म हो चुका है। ग्रिजली और उसके 300 आदमी, कोई भी जिंदा नहीं बचा। वहां जो हुआ वह किसी साधारण लड़ाई जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने सब कुछ मिटा दिया हो। मैजिस्ट्रेट वे गुस्से से मेज पर हाथ मारता है। बकवास! वे सिर्फ कुछ डाकू थे। ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें वहां कोई अजीब आदमी दिखाई दिया? लियो घबराकर सिर झुका देता है। माय लॉर्ड, मैं कुछ नहीं छिपा रहा। वापस आते समय मैंने ब्लेड फॉल विलेज के लोगों को एक सफेद कपड़े पहने होली लॉर्ड के बारे में बात करते सुना। वे कह रहे थे कि वह अज्योर मिस्ट माउंटेन पर स्वर्ग से उतरे हैं। कहा जाता था कि उसके पास कल्पना से परे शक्तियां हैं। वह हवा और बारिश को नियंत्रित कर सकता है, प्लेग को ठीक कर सकता है और उसने खुद बेयर्स डेन को मिटा दिया था। वह ऑल्ड्रिच अब होली लॉर्ड का अनुयायी बन चुका है और लोगों को इकट्ठा करके मंदिर बनवा रहा है। धीरे धीरे पूरे इलाके को अपने प्रभाव में ले रहा है। होली लॉर्ड? मैजिस्ट्रेट वे की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उनमें ठंडी क्रूरता चमक उठती है। चालाक ऑल्ड्रिच, नौकरी छोड़कर गांव लौट गया, फिर भी चैन से नहीं बैठा। अब लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए किसी होली लॉर्ड का सहारा ले रहा है। वह सेबल की तरफ देखता है। तुम्हें क्या लगता है? सेबल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, माय लॉर्ड, ऑल्ड्रिक हमेशा से सिद्धांतों वाला आदमी रहा है। सालों पहले उसी ने आपके और डाकुओं के रिश्तों को उजागर करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे पद छोड़ना पड़ा। अब वह होली लॉर्ड के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा कर रहा है। साफ है कि वह बदला लेना चाहता है। अभी उसकी जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं।
हमें तुरंत हमला करना चाहिए। ब्लेड फॉल विलेज को खत्म कर दीजिए और ऑल्ड्रिच पर राजद्रोह का आरोप लगा दीजिए। उसके बाद लॉर्ड वैंस भी उसे नहीं बचा पाएगा। मैजिस्ट्रेट वे के होठों पर ठंडी मुस्कान आ जाती है। बिल्कुल वही जो मैं सोच रहा था। आदेश जारी करो। नॉक्स को कहो कि ईस्ट किल्म के 300 सैनिक इकट्ठा करे। शहर के सबसे ताकतवर लड़ाके चाहिए। उसी समय शहर की गलियां सूनी और उदास दिखाई दे रही थीं। प्लेग ने लोगों को कमजोर और खोखला बना दिया था। साधारण कपड़ों में लॉर्ड वैंस खड़े होकर लोगों को खिचड़ी के लिए लाइन में लगे हुए देख रहे थे। उनके माथे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके पास खड़ी उनकी बेटी रेन धीरे से बोली, पा, आपने तो रिटायरमेंट ले ली है। अब आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरबार इन सबको संभाल लेगा। लॉर्ड वैंस गहरी सांस लेते हैं। रेन, तुम नहीं समझती। ऑल्ड्रिच और मैंने साथ पढ़ाई की थी। मैं जानता हूं वह कैसा इंसान है। मैजिस्ट्रेट वे निर्दयी और लालची है। उसने गुप्त रूप से डाकुओं का साथ दिया और लोगों से सब कुछ छीन लिया। लोग बहुत दुख झेल चुके हैं। अब ऑल्ड्रिच इस होली लॉर्ड के साथ मिलकर लोगों को उम्मीद दे रहा है। और अगर यह होली लॉर्ड सच में लोगों को बचा सकता है तो मैं अपनी बची हुई हर ताकत उसकी मदद में लगा दूंगा। उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। फिन कई कांस्टेबल्स के साथ वहां पहुंच जाता है। लॉर्ड वैंस को देखते ही वह घोड़े से उतर जाता है। लॉर्ड वैंस, आप यहां क्या कर रहे हैं? यह जगह सुरक्षित नहीं है। कृपया अपने निवास पर लौट जाइए। लॉर्ड वैंस उसे गौर से देखते हैं। ऑफिसर फिन, तुम बहुत जल्दी में लग रहे हो। लगता है ब्लेड फॉल विलेज के मामले में कुछ नया हुआ है। फिन धीरे से कहता है, माय लॉर्ड, कुछ बातें हैं जो सार्वजनिक जगह पर नहीं कही जा सकती। दोनों पास की एक चाय की दुकान के निजी कमरे में चले जाते हैं। फिन खिड़की बंद करता है और एज्योर मिस्ट माउंटेन पर हुई हर घटना विस्तार से बताता है। लॉर्ड वैंस सुनकर अविश्वास से सिर हिलाते हैं। एक अमर, सचमुच? तुम्हें नहीं लगता कि ऑल्ड्रिच ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है? फिन थकी हुई मुस्कान के साथ एक कपड़े का टुकड़ा निकालता है जिस पर सुनहरी रोशनी की हल्की चमक अब भी बनी हुई थी। माय लॉर्ड, अगर मैंने खुद न देखा होता तो मैं भी यकीन नहीं करता। इस कपड़े में जो शक्ति है उसे कोई बाजीगर या धोखेबाज नहीं बना सकता। और होली लॉर्ड ने साफ कहा है कि अगर 3 दिन में मैजिस्ट्रेट वे को न्याय नहीं मिला तो वह खुद काउंटी ऑफिस आएंगे और वे की जान ले लेंगे। लॉर्ड वैंस का चेहरा गंभीर हो जाता है। बहुत साहसी घोषणा है। वे भ्रष्ट है, लेकिन वह शाही अधिकारी भी है। बिना आदेश के किसी अधिकारी की हत्या बहुत बड़ा अपराध है। मैं चाहता था कि अपने जन्मदिन के समारोह में प्रीफेक्ट को शामिल करूं और उसके सामने वेई को बेनकाब करूं, लेकिन उसने आने से मना कर दिया है। फिन चिंतित होकर पूछता है, तो अब क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट वे ब्लेड फॉल विलेज पर हमला करने में देर नहीं लगाएगा? लॉर्ड वैंस कुछ देर आंखें बंद करके सोचते हैं। फिर जब वे आंखें खोलते हैं तो उनमें दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। पहले वाली योजना पर ही चलते हैं। तुम काउंटी ऑफिस लौटो और वे का विश्वास जीतने का नाटक करो। चुपचाप सबूत इकट्ठा करो। मेरे जन्मदिन के दिन मैं खुद होली लॉर्ड से मिलूंगा। अगर वह सच में लोगों को बचाने की शक्ति रखते हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा और वे को गिराऊंगा। लेकिन अगर वह धोखेबाज निकले तो मैं खुद उन्हें बेनकाब कर दूंगा। लॉर्ड वैंस से विदा लेकर फिन अपने लोगों के साथ काउंटी ऑफिस लौट आता है। मुख्य सभा कक्ष में मैजिस्ट्रेट वे अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी ठंडी नजरें कमरे में घूम रही थीं। ऑफिसर फिन, ब्लेड फॉल विलेज का क्या हाल है? और विक्टर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? फिन झुककर जवाब देता है, माय लॉर्ड, वहां सच में एक खतरनाक पंथ सक्रिय है। ऑल्ड्रिच ने खुद को होली लॉर्ड नाम के आदमी के साथ जोड़ लिया है। वे मंदिर बना रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। जहां तक विक्टर की बात है, वह पहाड़ से गिर गया और उसकी मौत हो गई। हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। वे की नजर तुरंत डेक्स पर जाती है। डेक्स, तुमने विक्टर को गिरते हुए अपनी आंखों से देखा था। डेक्स का शरीर अकड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। जी माय लॉर्ड, मैंने खुद देखा था। खाई बहुत गहरी थी। हमें सिर्फ खून लगे कपड़ों के टुकड़े मिले। मजिस्ट्रेट वे एक बनावटी आ भरता है। विक्टर वफादार आदमी था। किस्मत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसके परिवार को 100 चांदी के सिक्के दे दिए जाए। फिर वह फिन की तरफ देखता है। ऑफिसर फिन, तुमने अच्छा काम किया है। कल अपने लोगों को लेकर ब्लेड फॉल विलेज जाओ। ऊपर से आदेश यही रहेगा कि तुम पंथ को खत्म करने जा रहे हो, लेकिन असली काम होली लॉर्ड के बारे में जानकारी जुटाना है। मौका मिले तो उसे वहीं खत्म कर देना।
फिन और बाकी लोग चले जाते हैं। उनके जाते ही वेई के चेहरे से नकली दुख गायब हो जाता है। वह लड़का पिन जरूर ऑल्ड्रिच से मिल गया है। विक्टर को उसी ने मारा होगा। वह सेबल की तरफ देखता है। डेक्स को पकड़कर लाओ, उसे तब तक तोड़ो जब तक वह ब्लेडफॉल विलेज की पूरी सच्चाई न बता दे। उसी दोपहर डेक्स अकेला घर लौट रहा था कि सैबल के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और शहर के पश्चिमी हिस्से में बने एक सुनसान मकान में ले जाते हैं। अंधेरे कमरे में मैजिस्ट्रेट वे मेज के सिरहाने बैठा था। उसकी आंखें ठंडी थीं। डेक्स, अब सच बताओ, विक्टर की मौत कैसे हुई? और ब्लेड फॉल विलेज का होली लॉर्ड आखिर कौन है? डेक्स इतना कांप रहा था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दर्द सहने की उसकी क्षमता बिल्कुल नहीं थी। थोड़ी ही देर में वह सब कुछ उगल देता है। माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए। विक्टर को ऑफिसर फिन ने मार दिया क्योंकि वह आपके साथ मिलकर ग्रिजली को ब्लेडफॉल विलेज पर हमला कराने वाला था। और होली लॉर्ड, वह सचमुच एक अमर है। सफेद कपड़े पहनते हैं, मौत के करीब पहुंचे लोगों को ठीक कर देते हैं, राक्षसी जानवरों को नियंत्रित करते हैं। बेयर्स डेन को भी उन्होंने ही खत्म किया था और उन्होंने कहा है कि 3 दिन बाद वह खुद काउंटी ऑफिस आकर आपको मार देंगे। मैजिस्ट्रेट वेई और सेबल एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के दिल में एक साथ बेचैनी पैदा होती है। सेबल तिरस्कार से हंसता है। माय लॉर्ड, यह मूर्ख जरूर उस पंथ के किसी नशे या भ्रम में फंस गया है। यह सब बकवास है। मैं ग्रिजली की ताकत जानता हूं। चाहे घात लगाकर हमला किया जाए, फिर भी उसके पूरे गिरोह का खत्म हो जाना नामुमकिन है। लेकिन वही धीरे से सिर हिलाता है। किसी खतरे को नजरअंदाज करने से बेहतर है उसे गंभीरता से लेना। 300 एलीट सोल्जर्स तैयार करो। आज रात ही ब्लेडफॉल विलेज पर हमला होगा। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। फिर वही अचानक अपना फैसला बदल देता है। नहीं, इसे जाने दो। डेक्स को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वह राहत की सांस लेकर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी किसी का हाथ उसकी गर्दन पकड़कर उसे रोक लेता है। सेबल अपनी बांह से एक सिक्कों की थैली निकालता है और डेक्स के हाथ में थमा देता है। फिर उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या कहना है और क्या हमेशा के लिए अपने पेट में दबाकर रखना है। डेक्स कांपते हुए सिक्कों की थैली को कसकर पकड़ लेता है और बार बार सिर हिलाने लगता है जब तक उसके पीछे का दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आती। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। फिर वह जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। किसी खतरे को नजरअंदाज करने से बेहतर है उसे गंभीरता से लेना। ये कहते हुए मैजिस्ट्रेट वे अंदर वाले कक्ष की तरफ बढ़ता है। वह एक पीतल की चाबी निकालकर सेबल की तरफ उछाल देता है। पूर्वी भट्ठे में जाओ, वहां से कवच और बंदूकें निकालो, फिर नॉक्स को बुलाओ। सेबल एक पल के लिए झिझकता है। माय लॉर्ड, वे हमारे आखिरी 300 एलीट सोल्जर्स हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो वे उसकी बात काट देता है। अगर अगर सच में वहां कोई अलौकिक शक्ति है तो आज रात इन किसानों को असली ताकत दिख जाएगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम ब्लेडफॉल विलेज को जड़ से खत्म कर देंगे। कुछ देर बाद नॉक्स सामने आकर झुकता है। माय लॉर्ड, 300 एलीट सोल्जर्स तैयार हैं और आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वे की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। ब्लेडफॉल विलेज में किसी को मत छोड़ना, आदमी, औरत, बच्चा, कोई नहीं। अगर कोई विरोध करे, खासकर सफेद कपड़े पहने होली लॉर्ड दिखाई दे, तो उसे तुरंत मार देना। अगर कोई अजीब जीव दिखाई दे तो फायरम्स का इस्तेमाल करना। और अगर कुछ ऐसा हो जो समझ से बाहर हो तो तुरंत पीछे हट जाना। मुझे जानकारी चाहिए, बेकार की लाशें नहीं। अगर पीछे हटना भी मुमकिन ना हो तो तुरंत कैरियर पिजन छोड़ देना। नॉक्स झुककर आदेश स्वीकार करता है और कुछ देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज दूर होती चली जाती है। सेबल धीरे से पूछता है, माय लॉर्ड, निजी सेना का इस्तेमाल करना बहुत जोखिम भरा है। अगर प्रीफेक्ट को पता चल गया तो? मैजिस्ट्रेट वे कोई जवाब नहीं देता। वह दूर पहाड़ियों की तरफ देखता रहता है। फिर बुदबुदाता है, 3 दिन बाद मुझे मारने आ रहे हो तो आओ, चाहे अमर हो या नहीं। देखते हैं तुम्हारा जादू तेज है या शीशे की गोली। रात गहराने लगती है। ब्लेडफॉल विलेज शांत था। ऑल्ड्रिच गांव वालों के साथ पहरा दे रहा था कि तभी अंधेरे में एक घबराई हुई आवाज गूंजती है। ऑल्ड्रिच, मुसीबत आ गई। 300 सवार इस तरफ आ रहे हैं। वे सीधे हमारे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑल्ड्रिच बिल्कुल नहीं घबराता। शांत रहो। होली लॉर्ड पहले से जानते थे कि मैजिस्ट्रेट वे कोई ना कोई हताश कदम उठाएगा। वह अभी एंसेस्ट्रल हॉल में इंतजार कर रहे हैं।
सब लोग उसकी उंगली की दिशा में देखते हैं। वहां मैं हॉल के दरवाजे से टिककर खड़ा था, पूरी तरह शांत, जैसे आने वाला खतरा मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मैं धीमे स्वर में कहता हूं, मैजिस्ट्रेट वेई एक डरपोक आदमी है। वह एक खतरे को खत्म करने के लिए 1000 बेगुनाहों की जान लेने से भी नहीं हिचकेगा। आज रात उसे पता चल जाएगा कि हमेशा उससे बड़ी ताकत मौजूद होती है। कुछ ही देर बाद काले कवच पहने 300 सैनिक गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। सबसे आगे नॉक्स अपने घोड़े को रोककर गरजता है। ब्लेडफॉल विलेज ने एक दानव को शरण दी है और राजसत्ता के खिलाफ साजिश की है। मजिस्ट्रेट वेई के आदेश से सबको मार डालो। अगले ही पल सैनिक बाढ़ की तरह गांव की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। 300 सैनिक मुझे चींटियों जैसे लग रहे थे। मैं धीरे से हाथ उठाता हूं। अचानक पूरे मैदान पर एक अदृश्य दबाव उतर आता है। सबसे आगे दौड़ते सैनिक और उनके घोड़े किसी दिखाई न देने वाली दीवार से टकराकर रुक जाते हैं। क्या हो रहा है? हम हिल क्यों नहीं पा रहे? घबराहट में चीखें उठने लगती हैं। घोड़े और सैनिक दोनों अपनी जगह जमे हुए थे। नॉक्स का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ जाता है। तीर चलाओ, बंदूकें चलाओ। अगले ही पल तीरों और गोलियों की बारिश मेरी तरफ पड़ती है, लेकिन मेरे आसपास 3 गज की दूरी पर पहुंचते ही हर तीर और हर गोली किसी अदृश्य दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। मैं धीरे से दोनों हाथ उठाता हूं। रूस्टर सील की शक्ति मेरी आंखों के पीछे जमा होने लगती है। एक चमक उभरती है और मैं शांत स्वर में कहता हूं, जो भेजा है वही वापस ले लो। अगले ही पल सारे तीर और गोलियां मुड़ जाती हैं और पहले से भी तेज रफ्तार में अपने मालिकों की तरफ लौटती है। सामने की पूरी पंक्ति एक ही पल में चीर दी जाती है। रात चीखों से भर उठती है। दानव, यह इंसान नहीं है! एक सैनिक डर के मारे मुड़कर भागने लगता है। मैं उंगली चटकाता हूं। तुम आए हो, अब वापस नहीं जाओगे। जमीन अचानक फट जाती है। विशाल दरारें खुल जाती हैं। भागते हुए सैनिक उनमें गिरने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में धरती उन्हें निगल जाती है। नॉक्स के पैरों से ताकत निकल जाती है। वह घुटनों के बल गिर पड़ता है। इमॉर्टल, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास जानकारी है। मैं एक भौं उठाता हूं, एक पल में उसके सामने पहुंच जाता हूं और कहता हूं, बोलो। नॉक्स हांफते हुए जवाब देता है, मैजिस्ट्रेट वे, उसके पीछे राजधानी में बहुत ताकतवर लोग हैं। मैं अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करता हूं। आगे बोलो। लेकिन उसी क्षण नॉक्स अचानक हरकत करता है। वह खुद को मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने घोड़े पर बंधा पिंजरा खोल देता है। एक सफेद कैरियर पिजन उड़कर आसमान की तरफ बढ़ता है। नॉक्स की आंखों में राहत चमक उठती है। उसके होंठों पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। अब मेरे मालिक को सब पता चल जाएगा। उसके शब्द पूरे भी नहीं होते कि मैं हाथ उठा देता हूं। मुश्किल से 10 गज दूर पहुंचा कबूतर हवा में ही रुक जाता है। अगले ही पल वह राख बनकर बिखर जाता है। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूं। आखिरी पल तक जिद्दी ही रहा। फिर मैं हाथ घुमाता हूं। फटी हुई धरती वापस जुड़ जाती है। हर लाश, हर खून का निशान पल भर में गायब हो जाता है, जैसे यहां कभी कोई लड़ाई हुई ही ना हो। सबसे पहले ऑल्ड्रिच घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर एक एक करके सारे गांव वाले उसके पीछे झुक जाते हैं। होली लॉर्ड, आपकी शक्ति हर चीज से परे है। उसी समय मेरी आंखों के सामने सिस्टम पैनल प्रकट होता है। प्लेयर काले हैज अनलॉक्ड द हॉर्स सील, द रूस्टर सील एंड द मंकी सील। प्रोग्रेस टुवर्ड द नेक्स्ट सील 100%। मैं मन ही मन कहता हूं, सिस्टम डॉग सील प्राप्त करो। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक ऐसी शक्ति दौड़ जाती है जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बधाई हो प्लेयर, आपने डॉग सील प्राप्त कर ली है। इटर्नल लाइफ। धारक कभी बूढ़ा नहीं होगा और किसी भी घातक नुकसान से सुरक्षित रहेगा। दूसरी तरफ काउंटी ऑफिस में मैजिस्ट्रेट वे खिड़की के पास खड़ा था। उसका शरीर तनाव से अक्कड़ गया था। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन नॉक्स की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। उसके दिल में डर लगातार बढ़ता जा रहा था। 300 एलीट सोल्जर्स और एक भी संदेश नहीं। उसके मन में पहली बार यह विचार पूरी तरह आकार लेने लगता है, क्या होली लॉर्ड सचमुच एक अमर हो सकता है? सेबल की आवाज कांप जाती है। अगर होली लॉर्ड ने सच में 300 एलीट सोल्जर्स को खत्म कर दिया, तो वह हमें भी एक पल में मार सकता है। मैजिस्ट्रेट वे खोखली हंसी हंसता है। भागूं? कहां भागूं? इतने सालों से मैंने इन लोगों का खून चूसा है। जो भी मेरे रास्ते में आया उसे कुचल दिया है।
अगर सच में कोई अमर मुझे मारने आ रहा है तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं छिप सकूं? अगर मैं दुनिया के आखिरी कोने तक भी भाग जाऊं तब भी न्याय मुझे ढूंढ ही लेगा। मैजिस्ट्रेट वेई धीमी आवाज में कहता है। सेबल घबराकर पूछता है, तो अब हम क्या करें? वेई की नजर कहीं दूर चली जाती है, जैसे वह बहुत पुराने दिनों को याद कर रहा हो। वह शांत स्वर में बोलता है, सेबल, क्या तुम जानते हो, जब मैं जवान था तब मैं ऐसा आदमी नहीं था। तब मैं सच में कुछ आदर्शों पर विश्वास करता था। वह कुछ पल रुकता है और फिर बोलना शुरू करता है। 30 साल पहले मैंने इंपीरियल एग्जाम पास किया था और यहीं नियुक्त हुआ था। जब मैं पहली बार यहां आया तो मैंने टैक्स कम कर दिए, अपने पैसों से पुल और सड़कें बनवाई। सेबल उसे हैरानी से देखता है। उसके लिए यह कहानी किसी और आदमी की लग रही थी। वह उस निर्दयी मैजिस्ट्रेट वे को जानता था, ये वाला नहीं। वे कड़वी हंसी हंसता है। जानते हो लोगों ने बदले में मुझे क्या दिया? उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं और उनमें क्रूरता चमक उठती है। उन्होंने मुझे पाखंडी कहा, कहा कि जरूर मेरा कोई स्वार्थ होगा। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि मैं राहत का अनाज चुरा रहा हूं और अपने लिए धन जमा कर रहा हूं। तब भी मैंने खुद को समझाया कि लोगों को किसी ने भड़का दिया होगा। वह गहरी सांस लेता है। फिर अगले साल भयंकर सूखा पड़ा। पूरे जिले में कुछ नहीं उगा। मैंने सरकारी अनाज भंडार खोल दिए, लोगों को खाना बांटा, लेकिन किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। उन्होंने शिकायत की कि खाना कम है, दलिया पतला है, चांदी के सिक्के कम हैं। फिर एक दिन भीड़ काउंटी ऑफिस पर टूट पड़ी। उन्होंने मेरी पूजा की मेज तोड़ दी, मेरा सामान लूट लिया और मेरा घर जला दिया। मैं घुटनों पर बैठकर उनसे रुकने की भीख मांगता रहा, लेकिन वे सिर्फ हंसते रहे और मेरे ऊपर थूकते रहे। उसकी आवाज अब भारी हो जाती है। वे चिल्ला रहे थे, भ्रष्ट कुत्ता, तेरे साथ यही होना चाहिए था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वही धीरे से कहता है, उसी दिन मुझे समझ आ गया कि लोग एहसान नहीं मानते। उनके साथ भलाई करो और वही लोग बाद में तुम्हें काटने दौड़ेंगे। फिर मैंने सोचा, जब लोग दया के लायक ही नहीं हैं तो अच्छे इंसान बनने का नाटक क्यों करूं? खलनायक बनकर कम से कम अपनी शर्तों पर जी तो सकता हूं। अगर उन्हें दया की कदर नहीं है तो मैं उन्हें असली डर दिखाऊंगा। वह अचानक सीधा बैठ जाता है। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। तहखाने से बारूद का हर बैरल निकालो, दक्षिणी प्लेग क्वार्टर के सारे मरीजों को छोड़ दो, हत्यारे भेजो और पूरे शहर में प्लेग फैलवा दो। होली लॉर्ड बीमारी ठीक कर सकता है ना? तो फिर देखते हैं कि वह पूरे शहर को कैसे बचाता है। लॉर्ड वैंस के जन्मदिन के दिन मैं बारूद में आग लगा दूंगा और पूरे शहर को अपने साथ लेकर मरूंगा। सेबल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मास्टर, आप सबको उड़ाना चाहते हैं? वहां प्रीफेक्ट भी होगा, वह इंपीरियल ऑफिशियल है। वे ठंडी हंसी हंसता है। वह मुझे मारना चाहता है? ठीक है, मैं उसे मौका दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर इंसान अपनी आंखों से देखे कि एक अमर भी उन लोगों को नहीं बचा सकता। उसी समय फिन के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलता है तो सामने लियो खड़ा दिखाई देता है। लियो की आंखें लाल थीं। वह कांपती आवाज में पूछता है, फिन, मेरा भाई, क्या वह सच में मर गया? फिन बिना झिझक जवाब देता है, हाँ, मैंने उसे खुद मारा। लियो का पूरा शरीर कांप उठता है। उसका हाथ कमर पर बंधी तलवार की तरफ जाता है। फिन तुरंत कहता है, अगर बदला लेना है तो कहीं और चलकर बात करते हैं, अंदर बच्चे हैं। लेकिन लियो अचानक घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरा भाई अपनी मौत का हकदार था, वह धीरे धीरे बोलता है। महान सूखे के साल में हमने एक व्यापारी को मार दिया था जो अनाज छिपाकर रख रहा था। हमने उसका सारा अनाज लोगों में बांट दिया। उसके बाद हम यहां भाग कर आ गए। तुमने हमें पकड़ लिया था, लेकिन सज्जा देने के बजाय हम पर दया की। तुमने ही हमें कांस्टेबल बनवाया था और हमने बदले में क्या किया? उसकी आवाज टूट जाती है। अपनी जान बचाने के लिए हमने उस सड़े हुए मैजिस्ट्रेट की मदद की, ऐसे काम किए जो किसी अच्छे इंसान को नहीं करने चाहिए। मैं मरने लायक हूं, सच में हूं। फिन, मुझे अभी मार दो, मैं विरोध नहीं करूंगा। फिन झुककर उसे खड़ा कर देता है। उठो, अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और तुम बदलना चाहते हो तो अभी भी रास्ता बाकी है। मुझे बताओ, मैजिस्ट्रेट वे अभी क्या कर रहा है? लियो जल्दी से आंसू पोंछता है। फिन, मैजिस्ट्रेट वे पागल हो चुका है। उसने ब्लेड फॉल विलेज पर 300 सैनिक भेजे थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अब वह लॉर्ड वैंस के जन्मदिन पर बारूद उड़ाने की योजना बना रहा है। उसने प्लेग क्वार्टर के मरीजों को भी छोड़ दिया है ताकि बीमारी पूरे शहर में फैल जाए। फिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह तुरंत खड़ा हो जाता है। यह बहुत बुरा है।
हमें अभी लॉर्ड वेंस और होली लॉर्ड को खबर करनी होगी। अगली सुबह पूरे शहर में अफवाहें फैल चुकी थीं। लोग कह रहे थे कि होली लॉर्ड जल्द ही आएंगे और सबको बचाएंगे। फिन कुछ आदमियों के साथ गलियों में गश्त कर रहा था। वह भीड़ को नियंत्रित कर रहा था और हर तरफ नजर रखे हुए था। कुछ देर बाद उसे साधारण कपड़ों में लॉर्ड वेंस दिखाई देते हैं। दोनों एक सुनसान जगह पर जाकर जल्दी जल्दी बात करते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि मैजिस्ट्रेट वे पूरी तरह पागल हो चुका है। वे तय करते हैं कि तुरंत वैंस के निवास पर जाकर वे की योजना के हर कमजोर हिस्से को सुरक्षित किया जाए। उनकी बातचीत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक नौकर भागता हुआ आता है। माय लॉर्ड, काउंटी ऑफिस से कोई आया है। मजिस्ट्रेट वे खुद मिलने आए हैं। वह अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। फिन का हाथ तुरंत तलवार पर चला जाता है। वह भ्रष्ट सांप अच्छे इरादों से नहीं आया होगा। हमें अभी उसे पकड़ लेना चाहिए, इससे पहले कि वह अपनी योजना शुरू कर सके। लेकिन लॉर्ड वैंस हाथ उठाकर उसे रोक देते हैं। उनकी आंखें शांत लेकिन ठंडी थीं। नहीं, वह अभी भी इंपीरियल ऑफिशियल है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम खुद उसे सावधान कर देंगे। तब उसका जाल और खतरनाक हो जाएगा। पीछे हटो, ऐसे दिखाओ जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि वह वास्तव में क्या चाहता है। फिर चुपचाप वहां से निकल जाता है। लॉर्ड वेंस अपने कपड़े ठीक करते हैं और तेज कदमों से रिसेप्शन हॉल की तरफ बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर बाज जैसी तीखी नजर थी। देखते हैं इस गली के कुत्ते के पास अब कौन सा खेल बचा है। हॉल के अंदर मैजिस्ट्रेट वे पूरी तरह बदला हुआ आदमी लग रहा था। न कोई घमंड, न कोई रौब। वह एक साधारण मेहमान की तरह बैठा चाय पी रहा था। जैसे ही लॉर्ड वेंस अंदर आते हैं वही तुरंत खड़ा हो जाता है और मुस्कुराता है। लॉर्ड वेंस, बिना सूचना आए जाने के लिए क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। लॉर्ड वांस आराम से अपनी जगह बैठते हैं और हाथ में चाय का प्याला घुमाते हुए कहते हैं, मैजिस्ट्रेट वेई, तुम बहुत व्यस्त आदमी हो। मुझे नहीं लगता कि आज तुम सिर्फ हाल चाल पूछने आए हो। जो कहना है सीधे कहो। वे लंबी सांस भरता है और अपने चेहरे पर चिंता का भाव लाता है। सच कहूं तो माय लॉर्ड, मैं शहर में फैल रही अफवाहों की वजह से आया हूं। ये होली लॉर्ड, प्लेग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लोग डरे हुए हैं और अफवाहें लगातार बढ़ रही हैं। मैंने हर संभव तरीका आजमा लिया, लेकिन हालात शांत नहीं हो रहे। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है, इसलिए मैं आपकी सलाह लेने आया हूं। हम लोगों को कैसे भरोसा दिलाए और हालात को कैसे संभालें। उसकी बातें इतनी सधी हुई और ईमानदार लग रही थीं कि जो सच्चाई नहीं जानता वह उसे जनता की चिंता करने वाला आदर्श अधिकारी समझ बैठता। लॉर्ड वेंस उसकी तरफ देखते हैं और बिना जल्दबाजी के जवाब देते हैं, मैजिस्ट्रेट वे, इस इलाके का शासन चलाना और लोगों को सुरक्षित रखना तुम्हारा काम है। मैं बहुत पहले रिटायर हो चुका हूं और अब दरबार के मामलों में दखल नहीं देता। ऐसे मामलों में कदम रखना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लॉर्ड वेंस शांत स्वर में कहते हैं। मजिस्ट्रेट वे तुरंत विनम्रता से हंसता है। आप बहुत विनम्र हैं लॉर्ड वेंस। आपकी प्रतिष्ठा किसी भी पद से बड़ी है। सिर्फ आपका नाम ही लोगों का भरोसा जीत लेता है। आपको बस एक बार सामने आना है और पूरा शहर शांत हो जाएगा। फिर वह आगे झुककर बोलता है, मेरे पास एक योजना है। आज दोपहर मैं खुद आपके निवास के बाहर की स्थिति देखने जाऊंगा। अफवाहों की सच्चाई जांचूंगा और भीड़ का आकलन करूंगा। ऑफिसर फिन और उसके लोग व्यवस्था बनाए रखेंगे। चाहे ये होली लॉर्ड सचमुच अमर हो या फिर कोई खतरनाक धोखेबाज, अगर आप और मैं दोनों वहां मौजूद रहेंगे तो लोगों को भरोसा मिलेगा और कोई चालबाज उन्हें भड़काने में सफल नहीं होगा। ये कहते कहते उसका लहजा बदल जाता है। उसकी आंखें सीधी लॉर्ड वेंस पर टिक जाती हैं। मामला बहुत गंभीर है। इसे संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता। आपको खुद वहां मौजूद रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी विनती स्वीकार करेंगे। शब्द सुनने में विनम्र लग रहे थे, लेकिन असल में वह धमकी थी। वही चाहता था कि लॉर्ड वेंस उसकी योजना में फंस जाए। एक महत्वपूर्ण मोहरा, एक बंधक और एक बलि का बकरा, सब कुछ एक साथ। लॉर्ड वेंस उसकी हर बात का मतलब समझ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं झलकता। आज मेरा जन्मदिन है। मैं स्वाभाविक रूप से अपने निवास पर ही रहूंगा। चिंता मत करो मैजिस्ट्रेट वे, समय आने पर मैं वहीं मौजूद रहूंगा। वे को वही जवाब मिल जाता है जो वह चाहता था। संतुष्ट होकर वह कुछ औपचारिक बातें करता है और फिर विदा ले लेता है। उसके जाते ही लॉर्ड वेंस के हाथ में पकड़ा चाय का प्याला रुक जाता है। उनकी बूढ़ी आंखों में खतरनाक चमक उभरती है।
यह मैजिस्ट्रेट आज का दिन जिंदा नहीं देखेगा। उसी समय एज्योर मिस्ट माउंटेन पर मेरे पर्वतीय निवास में ऑल्ड्रिच कम्युनिकेटर के जरिए सारी खबरें दे रहा था। होली लॉर्ड, हालात खराब हैं। मैजिस्ट्रेट वे पूरी तरह पागल हो चुका है। उसने सदर्न प्लेग क्वार्टर के मरीजों को खुद रिहा कर दिया है और पूरे शहर में अफवाह फैला दी है कि आज दोपहर आप उतर कर दुनिया को बचाने वाले हैं। वह आपको जाल में फंसा रहा है। अगर आप सबको नहीं बचा पाए तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा और उसकी योजना सफल हो जाएगी। मैं उसकी सारी बात सुनता हूं और मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आती है। जितनी मेहनत वह मुझे फंसाने में कर रहा है, उतना ही मैं उसे उसकी इच्छा के मुताबिक नतीजा दूंगा। ऑल्ड्रिच फिर भी चिंतित था। लेकिन होली लॉर्ड, मरीज बहुत ज्यादा हैं। प्लेग तेजी से फैल रही है। अगर आप सबको एक साथ ठीक नहीं कर पाए तो लोग आप पर शक करने लगेंगे। मैं धीरे से खड़ा हो जाता हूं। डॉग सील की नई शक्ति मेरे शरीर में बह रही थी और उसके साथ एक ऐसा आत्मविश्वास भी जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शांत स्वर में कहता हूं। वह बस एक मस्खरा है जो ऐसे मंच पर नाच रहा है जो उसका है ही नहीं। वह जितनी भी चालें चल ले, अंत नहीं बदल सकता। फिर मैं आदेश देता हूं, फिन और अपने लोगों को कहो कि दोपहर तक लॉर्ड वैंस के निवास के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए रखें। निर्दोष लोगों को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। डॉग सील मिल जाने के बाद अब मैं मर नहीं सकता था। मजिस्ट्रेट वेई ने जो नाटक इतनी मेहनत से तैयार किया था, वह मेरे लिए 10,000 लोगों का विश्वास जीतने का सबसे अच्छा मंच बन चुका था। दोपहर तक लॉर्ड वैंस के निवास के बाहर का चौक लोगों से खचाखच भर चुका था। प्लेग के मरीज और स्वस्थ नागरिक एक साथ खड़े थे। हर चेहरे पर निराशा और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही थी। हवा में बीमारी की गंध तैर रही थी। निवास के अंदर जन्मदिन का भोज पूरी तरह तैयार था, लेकिन माहौल बेहद भारी था। मैजिस्ट्रेट वे सम्मान की सीट पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। वह मेहमानों के साथ जाम टकरा रहा था, जैसे बाहर की भीड़ और उसके पैरों के नीचे चल रही साजिश का उससे कोई लेना देना ही न हो। लॉर्ड वेंस मुख्य स्थान पर बैठे थे, ऊपर से शांत लेकिन अंदर पूरी तरह सतर्क। फिन भी चुपचाप वापस आ चुका था और परछाइयों में खड़ा था। उसका एक हाथ तलवार पर था और उसकी नजर मजिस्ट्रेट वे की हर हरकत पर टिकी हुई थी। सभी जानते थे कि निर्णायक पल आ चुका है। वे अपना प्याला नीचे रखता है। उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता चमकती है। वह सेबल को हल्का सा इशारा करता है। अंधेरे में छिपे हत्यारे तुरंत हरकत में आ जाते हैं और जमीन के नीचे दबे बारूद की फ्यूज में आग लगा देते हैं। चलती हुई फ्यूज की सरसराहट पूरे हॉल की खामोशी को चीर देती है। लेकिन ठीक उसी पल आसमान सुनहरी रोशनी से भर उठता है। एक आकृति बिजली की तरह आकाश से नीचे उतरती है। बिना सोचे हर इंसान ऊपर देखता है। रंग बिरंगे बादलों के बीच सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे नीचे आ रहा था। वह मैं था। चौक में मौजूद हजारों लोग एक साथ घुटनों पर गिर पड़ते हैं। होली लॉर्ड आ गए, होली लॉर्ड हमें बचा लीजिए। लेकिन यह दृश्य देखकर मैजिस्ट्रेट वे डरता नहीं। इसके बजाय वो पागलों की तरह हंसने लगता है। आखिर तुम आ ही गए, बहुत अच्छा। आज हम सब साथ मरेंगे। यहां मौजूद हर इंसान मेरे साथ मरेगा। लेकिन जिस धमाके का वह इंतजार कर रहा था, वह कभी नहीं होता। मैं हवा में ठहरा रहता हूं और बस एक हाथ उठाता हूं। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति पूरे क्षेत्र पर टूट पड़ती है। धरती कांप उठती है। लॉर्ड वेंस के निवास की पूरी नींव हवा में उड़ जाती है। जमीन के नीचे छिपे बारूद के हर बैरल और अंधेरे में छिपे हर हत्यारे को वह शक्ति बाहर खींच लाती है। अब कोई कहीं नहीं छिप सकता था। पूरा शहर स्तब्ध रह जाता है। हॉल के मेहमान, बाहर की भीड़, हर कोई सांस रोके उस दृश्य को देख रहा था। पूरे चौक में सन्नाटा छा जाता है। केवल लोगों की भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। मैजिस्ट्रेट वे के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। यह कैसे हो सकता है? मेरा बारूद, मेरी योजना कैसे नाकाम हो गई? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। मेरी नजर भीड़ में मौजूद प्लेग के मरीजों पर टिक जाती है। एक विचार के साथ ही हॉर्स सील की शक्ति बाहर फैल जाती है। सुनहरी रोशनी की बारिश पूरे चौक पर बरसने लगती है। जहां जहां वह रोशनी गिरती है, मरीजों के शरीर पर बने लाल निशान गायब होने लगते हैं। खांसी रुक जाती है, बुखार उतर जाता है, घाव भर जाते हैं। यहां तक कि हवा में फैला जहरीला मियाजमा भी खत्म होने लगता है। हजारों लोगों को अपने शरीर में गर्माहट फैलती हुई महसूस होती है। पहले हैरानी, फिर अविश्वास और फिर पूरा चौक खुशी और आंसुओं से गूंज उठता है। लोग घुटनों पर गिरकर मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं शांत स्वर में बोलता हूं, मैजिस्ट्रेट वे,
तुम्हारे अपराधों की कोई सीमा नहीं है। तुमने डाकुओं से मिलकर 10,000 लोगों की जान को तिनके से भी कम समझा। आज तुम्हारे न्याय का दिन है। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी चौक में मौजूद हर व्यक्ति उसे साफ सुनता है। वह आवाज पूरे शहर में गूंज उठती है। फिर मैं ऊपर हवा में लटके बारूद के बैरल की तरफ एक उंगली उठाता हूं। जाओ। अगले ही पल सारे बैरल आसमान की ओर उड़ जाते हैं और बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर रंग बिरंगी आतिशबाजी की तरफ फट जाते हैं। मैजिस्ट्रेट वे पूरी तरह टूट जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और कांपने लगता है। नहीं, यह असंभव है। तुम आखिर हो क्या? मैंने चाहे जितनी चालें चली, क्या मैं जीत ही नहीं सकता? मैं धीरे धीरे नीचे उतरता हूं और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता हूं। मंकी सील की रोशनी मेरी उंगलियों पर चमकती है। तुमने लोगों को अपने पैरों तले रौंदा, उनकी जिंदगियों को कीड़ों से भी कम समझा। अब खुद वही बनकर देखो। अगले ही पल वेई का शरीर सिकुड़ने लगता है। उसकी हड्डियां मुड़ जाती हैं। उसका आकार छोटा होने लगता है। कुछ ही सेकंड में वहां एक गंदा कांपता हुआ चूहा रह जाता है। वह चीखता हुआ गलियों में भाग जाता है, हमेशा के लिए अपने अपराधों की सजा भुगतने के लिए। उस दिन के बाद जिंग श्याओ प्रेफेक्ट में कोई क्रूर मजिस्ट्रेट वेई नहीं बचा। लोगों के बीच सिर्फ होली लॉर्ड का नाम रह गया, एक ऐसा व्यक्ति जो 10,000 लोगों का भार अपने दिल में उठाए हुए था और जिसके पास उस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति भी थी। होली लॉर्ड के अनुयायियों का विश्वास एक छोटी सी चिंगारी की तरह पूरे देश में फैलने लगा। एजोर मिस्ट माउंटेन की चोटी पर खड़ा मैं नीचे फैले लोगों के समुद्र को देख रहा था। डॉग सील की अनंत शक्ति मेरे भीतर बिना रुके बह रही थी। मैं इस दुनिया में सिर्फ रेपुटेशन पॉइंट्स कमाने और शांत जीवन जीने आया था, लेकिन 10,000 लोगों की श्रद्धा को देखकर और इस शांत दिखने वाले युग के पीछे छिपे अंधेरे को महसूस करके मेरे अंदर कुछ और जन्म लेने लगा। एक ऐसी महत्वाकांक्षा जिसे मैंने कभी चाहा नहीं था, लेकिन जो अब धीरे धीरे मेरे भीतर जड़ें जमा रही थी।